तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में माउंट हुआ सेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लाशें पड़ी होती हैं, बहुत सारा ब्लड बिखरा होता है और यहीं पर दिखाते हैं कि कुछ सेक्टर्स के लोग वहां पर आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है माउंट हुआ के ऊपर अगर अटैक हुआ है तो बाकी के अलायंस के जितने सेक्टर्स हैं वो सभी लोग वहां पर जरूर आएंगे। तो बहुत ही पावरफुल फोर्सेज वहां पर इकट्ठी होकर आती है। बाकी के जितने भी राइटियस सेक्टर्स होते हैं उन सभी के लीडर्स भी वहां पर आए होते हैं। शाओलिन टेम्पल के, वू डैंग सेक्टर के और बाकी के टैंग फैमिली के लोग वहां पर आते हैं। और आने के बाद जब खून खराबा देखते हैं, ग्राउंड के ऊपर खून की नदियां बहती हुई देखते हैं, तो ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। शाओलिन के मॉन्क कहते हैं, अमिताभा ये किस डीमन का काम है जिसने यहाँ पर खून की नदियां बहा दी। माउंट हुआ के सेक्टर का कोई एक इंसान भी जिंदा नहीं बचा। और बाकी के सभी लोग भी हैरान होकर कहते हैं, कौन है यहाँ पर, किसने ये सब कुछ किया है, कौन सा डीमन है, जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो। वुडेंग सेक्टर के एल्डर कहते हैं कि मुझे लगता है कि वहां पर कोई तो है जो अंदर से निकल कर आ रहा है। तो वहां पर सामने एक बिल्डिंग के अंदर से एक बंदा बाहर की तरफ निकल कर आता है और उसने वहां पर जो कपड़े पहने होते हैं उसके ऊपर प्लम ब्लॉसम बने होते हैं। इसका मतलब है कि वो माउंट हुआ का ही एक डिसाइपल है। तो माउंट हुआ का डिसाइपल बाहर निकलता है, बुरी हालत में होता है। वहां पर आने के बाद उनसे कहता है, एक इंसान ने माउंट हुआ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो एल्डर चलाकर कहते हैं, ये तो माउंट हुआ सेक्टर का एक इंसान है और अभी तक जिंदा है। जब किसी के साथ ही वो लड़का जो वहां पर उनसे कह रहा होता है कि एक इंसान ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है, और इसी के साथ उसके ऊपर भी वहां पर पीछे से तलवार के साथ एक स्लैश लगती है। जब उसके ऊपर स्लैश लगती है तो इतना पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है, सभी लीडर्स और सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इस प्रेशर को ब्लॉक करो, ये तो बहुत ही पावरफुल फोर्स है। तो वहां पर उस लड़के की बॉडी के कटे फटे टुकड़े जो होते हैं उड़ते हुए उनके पास आकर गिरते हैं। वो सभी लोग जो होते हैं अपने आप को वहां पर बचाते हैं और सामने की तरफ देखते हैं कि आखिर वहां पर कौन है। तो लीडर चलाकर कहते हैं कि कौन हो तुम, जल्दी से सामने आओ, तुम डीमन कहीं के, तुमने ये क्या कर दिया है। तो वहीं पर दिखाते हैं कि एक लड़का वहां से निकल कर आता है जो कि हमारी सीरीज का हीरो होने वाला है। तो हमारा हीरो वहां पर से माउंट हुआ सेक्टर के लीडर का सर अपने हाथ में पकड़कर उनके सामने आता है और वहां पर आने के बाद कहता है, देखो तो देखो कौन आया है। शाओलिन, वुडेंग, किंग चैंग, नैमकोंग, टैंग फैमिली सभी लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर तो पूरा रश लगा हुआ है। मैं यही तो चाहता था कि यहाँ पर पावरफुल फोर्सेस गैदर हो जाएं। तो नैमकोंग फैमिली के एल्डर चलाकर उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से बताओ कि तुमने ये क्यों किया है, तुमने माउंट हुआ सेक्टर के सभी लोगों को क्यों मार डाला। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उनसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर ये सुनकर आया था कि माउंट हुआ सेक्टर एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर है और उनकी तलवारबाजी की टेक्निक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। मैं वही देखने के लिए यहाँ पर आया था। और साथ ही वहां पर लीडर का कटा हुआ सर उनकी तरफ फेंकता और कहता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि म्यूरम के बारे में जो कहानियां सुनाई जाती है वो सिर्फ कहानियां हैं। माउंट हुआ सेक्टर की तलवारबाजी की टेक्निक आखिर इतनी भी कमाल की नहीं थी और कहानियों के ऊपर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ ही एबर्ट जो है वो चलाकर कहता है, ये तो माउंट हुआ सेक्टर के लीडर का सर है, तो अगर इसने यहाँ पर इसको भी मार दिया है तो इसका मतलब माउंट हुआ सेक्टर खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है अपनी तलवार उनकी तरफ करता और कहता है कि अब तुम सभी लोग भी रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट चाहिए, मुझे फाइट चाहिए और मुझे यहाँ पर वो तुम दे सकते हो। मैं यहाँ पर अब देखना चाहता हूँ कि वाकई में म्यूरम वैसी है जैसी यहाँ पर पुरानी किताबों में लिखा गया था कि म्यूरम के अंदर बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर्स हुआ करते थे। अब जबकि माउंट हुआ खत्म हो चुका है तो इसका मतलब है कि अब तुम सभी लोग यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो नैमकोंग फैमिली के एल्डर, बाकी के सभी एल्डर, सभी लोग अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, अपने अपने प्रेशर और अपनी अपनी स्वर्ड टेक्निक्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और सभी लोग एक साथ मिलकर हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा हीरो जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था और कहता है, ये जगह तो बहुत ज्यादा मजेदार है। और इसी के साथ ही जब वो सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसे मार डालते हैं और हमारा हीरो जो होता है वो गेम के अंदर से लॉग आउट हो जाता है। तो वो एक वीआर के ऊपर ऑनलाइन म्यूरम गेम खेल रहा होता है। तो जब वो वहां पर गेम में से आउट हो जाता है तो वो बाहर निकलता और कहता है, मुझे लगता है कि अगली बार यहाँ पर किसी और स्ट्रैटेजी को यूज करना पड़ेगा। एक म्यूरम के एक एक सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना ज्यादा आसान है, जब सभी लोग मिलकर अटैक करेंगे तो मैं अकेले यहाँ पर उन सभी सेक्टर लीडर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये गेम बहुत ज्यादा कमाल की है। जिसने भी ये आइडिया सोचा होगा उसने ये कमाल की गेम बनाकर मेरे ऊपर तो एक एहसान कर दिया है, क्योंकि मेरे जैसे साइकोपैथ के लिए इस तरह की गेम बड़ी कमाल की है। तो हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर हमें इस गेम के बारे में बताता है कि रिसेंटली इस गेम को बनाया गया है और ये गेम जो है ये बहुत ज्यादा खास और बहुत ज्यादा फेमस हो गई इस वजह से क्योंकि इसके अंदर ब्रूटैलिटी है और बहुत ज्यादा वायलेंस है। इसके अंदर खास तौर पर म्यूरम का वो समय दिखाया गया है जब यहाँ पर लोगों के पास तलवारें हुआ करती थी। लोग खाना खाने से ज्यादा जरूरी अपने पास तलवार रखना समझते थे और तलवार के अंदर उनकी प्राइड हुआ करती थी। और जब ये गेम रिलीज हुई तो एक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हुई, लेकिन साथ ही इसके बारे में कंप्लेंट्स करने वाले भी बहुत सारे लोग थे, जिसकी वजह से इस गेम को जल्दी ही शट डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि इस गेम की एक्स्ट्रा ब्रूटैलिटी और वायलेंस की वजह से इस गेम के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। तो हमारा हीरो जो होता है साथ ही वो टीवी के ऊपर एक न्यूज देख रहा होता है
है जहां पर एक बिजनेसमैन के बारे में बताया जा रहा होता है। एक मिसिंग रिपोर्ट होती है कि एक बिजनेसमैन जो है वो पिछले कुछ दिनों से लापता है और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो उस बंदे का नाम मिस्टर नो होता है जो कि डाइडो कॉर्पोरेशन का मालिक होता है। तो इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि आखिर वो बंदा कहां पर गुम हो गया होगा, डाइडो कॉर्पोरेशन का मालिक कहां पर जा सकता है। और इसी के साथ ही दिखाता है कि वहां पर उसके पीछे एक रूम होता है जहां पर रूम के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। तो हमारा हीरो पीछे की तरफ घूमता और कहता है हाँ तुम भी जहां पर हो, मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था। और इसी के साथ ही टीवी के ऊपर जो बंदा मिस्टर नो दिखाया जा रहा है वही बंदा वहां पर पीछे उसने उसे बांध कर रखा होता है। तो वो अपना हथौड़ा उठाता और अपना हथौड़ा उठाकर उसके पास आ जाता है। तो मिस्टर नो जिसकी हालत पहले ही काफी ज्यादा बुरी होती है वो उसे कहता है मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पर से जाने दो। तो वो उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जबकि हमारा हीरो जो होता है उसके सामने आकर बैठ जाता है और अपना हथौड़ा लेकर उसे कहता है अच्छा तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जबकि मिस्टर नो उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दो, तुमने यहाँ पर मुझे क्यों किडनैप किया है, मैं कोई खास इंसान नहीं और मैंने कुछ बुरा भी नहीं किया, तो फिर तुम यहाँ पर मुझे किडनैप करके क्यों लेकर आए हो। तो हमारा हीरो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। और साथ ही वो उसके सामने अपने पास से पिक्चर्स निकाल कर रखता है और कहता है कि जरा इनको देखो, क्या तुम्हें शायद इनके अंदर से कुछ दिखाई देगा। तो पिक्चर्स जो होती है वो उस पिक्चर्स के अंदर मिस्टर नो ही होता है जो कि लड़कियों के साथ बुरे काम कर रहा होता है। क्योंकि असल में मिस्टर नो जो है वो एक कमीना किस्म का इंसान है जो कि लड़कियों को किडनैप करता है या फिर उनको किडनैप करके उन सभी को फोर्स करता है उनके साथ गलत काम करने के लिए। तो वो उसकी पिक्चर्स लेकर आया होता है। तो मिस्टर नो कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, ये पिक्चर्स तुम्हारे पास कहां से आई हैं। तो हीरो से कहता है कि क्या अब भी तुम कहोगे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? अगर तुमने वाकई में कुछ गलत नहीं किया होता तो फिर आज तुम मेरे सामने इस तरह से नहीं बैठे होते। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूं जो किसी निर्दोष को मारेगा? तो मिस्टर नो चिल्लाकर उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अपना पश्चाताप करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पर मारना मत। लेकिन हमारा हीरो जो होता है वहीं पर से उसे बालू से पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे ये लफ्ज से सख्त नफरत है। एक इंसान जब कमीने काम कर रहा होता है उस वक्त उसे याद नहीं आता और जब यहाँ पर वो मरने वाला होता है वो कहता है कि मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है कि उन लड़कियों को जिनको तुमने मारा था उन्होंने भी तुम्हारे सामने माफी की भीख मांगी होगी, लेकिन क्या तुमने उनके ऊपर तरस खाया? क्या तुमने उनको माफ किया? अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुम्हें माफ कर सकता हूं। और इसी के साथ ही वो अपने हथौड़े को ऊपर उठाता है उसे मारने के लिए। जब वो हथौड़े के साथ उसका सर फोड़ने लगता है इसी के साथ ही मिस्टर नो जो होता है वहीं पर से सामने की तरफ उसे धक्का देता है। वो अपने सर के साथ उसके पेट के ऊपर अपना सर टकराता है। तो हमारा हीरो पीछे की तरफ गिरता है जिसकी वजह से मिस्टर नो भी पीछे की तरफ गिर जाता है। और पीछे गिरने के साथ ही वो अपने हाथों पर जोर डालता है और उसकी रस्सियां खुल जाती हैं। जब उसकी रस्सियां खुल जाती हैं तो इसी के साथ ही मिस्टर नो अब यहाँ पर उसे गाली देता है और कहता है कि कुत्ते कहीं के, अब देख मैं तेरा क्या बनाता हूँ। और साथ ही वो उसका हथौड़ा भी उठा लेता है और उसे कहता है कि अब तू मेरे हाथ से मरने वाला है। और साथ ही वो थोड़ा लेकर जंप करते हुए आगे बढ़ता है और हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा हीरो पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वहीं पर से उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है फिर साथ ही वहां पर से उसके मुंह पे पर अपना घुटना मारता है जिसकी वजह से मिस्टर नो जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और गिरने के बाद वो फिर से कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, प्लीज मुझे यहाँ पर से जाने दो। और जैसे वो लुढ़कता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है दूसरे रूम की तरफ और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। और जब वो वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है तो वहां पर जाकर क्या देखता है कि वहां पर पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज को पट्टियों में लपेट कर रखा गया होता है। तो यहाँ पर हमारा साइको हीरो जो होता है वो ये कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीने लोग जो कि अपने सही रास्ते से भटक जाते हैं और दूसरे इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं, ऐसे इंसानों को सजा देने के लिए मेरे जैसा एक साइको हीरो आता है जो कि तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। और इस रूम के अंदर तुम जितने लोगों को देख रहे हो वो सभी भी तुम्हारी तरह ही कमीने और घटिया लोग थे जिन लोगों को मैंने पहले ही मार डाला और अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। तो गाइस कैसी लगी आपको ट्रू साइको की एपिसोड 01? हमारा हीरो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर ट्रू वर्ल्ड में है लेकिन उसके बाद वो म्यूरियम में भी जाएगा, गेम में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में। और वहां पर जाने के बाद भी अपनी यही साइकोपैथिक काम करने वाला है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग और मजेदार स्टोरी में बताए गए हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ट्रू साइको के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा साइको जो होता है वो आगे बढ़ता है अपना हथौड़ा लेकर, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर नो जो होता है वो उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसने पहले उस जैसे बहुत सारे क्रिमिनल्स को मारकर उनकी बॉडीज को रखा होता है। तो मिस्टर नो अब यहाँ पर भीख मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर से दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन वो उसे कोई भी मौका नहीं देने वाला और उसे मार डालेगा। जब वो उसके करीब पहुंचता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है इसी के साथ ही पीछे का
दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा टूटता और वहां पर से पुलिस वाले लोग अंदर आते हैं। तो पुलिस वाले वहां पर भागते हुए अंदर आ जाते हैं और आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ। तो पुलिस का चीफ जो होता है वो अपनी गन निकालता है और उसे कहता है कि डोंग बोंग सू, बस करो, बहुत हो गया। हम तुम्हें यहाँ पर किडनैपिंग और साथ में मर्डर और साथ में बहुत सारे ऐसे घिनौने क्राइम जो तुम कर चुके हो उनकी वजह से हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। अगर तुम रेजिस्ट करोगे तो तुम्हें यहीं पर गोली मार दी जाएगी, इसलिए रेजिस्ट करने के बारे में तो सोचना भी मत। जब किसी के साथ ही माय डॉग उन लोगों से कहता है पुलिस को मेरे घर की लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, ये लोकेशन तो बहुत ज्यादा सिक्योर है। और इसी के साथ ही चीफ जो होता है वहां पर गोली चलाता है। वो उसके ऊपर गोली नहीं चलाता बल्कि उसके साइड के ऊपर गोली चलाता है उसे धमकाने के लिए और कहता है मैंने कहा जहां पर हो वहीं पर रुके रहो और आगे से कोई बात मत करना, बस अपने हाथ अपने सर के पीछे रखो और हथौड़े को छोड़ दो। लेकिन हमारा डोंग जो होता है जब उसके ऊपर गोली चलती है तो उसकी साइको इंस्टिंक्ट्स और ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं और इसी के साथ ही वो गेम के अंदर चला जाता है। यानी वो गेम को याद करता है कि गेम के अंदर भी उसने सेम इसी तरह की सिचुएशन को फील किया था जब उसके सामने दूसरे सेक्टर लीडर्स आकर खड़े हो गए थे। तो वो आगे से साइको की तरह हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस इंसान ने कितने लोगों को जान ली है, इसने 6 लड़कियों का मर्डर किया है और उसके बाद तुम जहां पर इसे बचाने के लिए आ गए हो। तुम मुझे मारना चाहते हो जबकि असली का साइकोपैथिक किलर तो जहां पर तुम्हारे सामने बैठा है। इस कमीने को गोली मारो, मुझे नहीं। और अगर तुम ये कहो कि मैंने उन सभी लोगों को मारा है जिनकी डेड बॉडीज वहां पर अंदर पड़ी हैं तो ये गलत तो नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे इसी घटिया इंसान की तरह कमीने लोग थे, वो क्रिमिनल्स थे जिनको मैंने ढूंढ ढूंढ कर मारा। तो मैंने तो यहाँ पर तुम्हारा ही काम किया है। मैं तो बस एक ऐसा इंसान हूँ जो कि इन लोगों को पकड़ता हूँ, इन लोगों को मारता हूँ जो लोग घिनौने काम करते हैं। तो बताओ कि मैंने यहाँ पर क्या गलत काम किया है। जबकि चीफ उसकी बात सुनने के बाद अपना सिगरेट जलाता है और उसे कहता है कि हमने तुम्हारे जैसे साइकोपैथिक किलर बहुत सारे देखे हैं जो कि इस तरह के सोच रखते हैं, उन्हें लगता है कि वो दुनिया के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अधिकार किसने दे दिया कि तुम यहाँ पर इस तरह के क्रिमिनल्स को ढूंढो और उसके बाद उनको खुद से मारना शुरू कर दो। तुम एक साइको हो और हम तुम्हें यहाँ पर पकड़ कर रखेंगे ताकि तुम्हें यहाँ पर दोबारा कभी किसी को मारने का मौका ना मिल सके। जबकि माय डोंग वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और कहता है क्या फिर से तुम वही पुलिस वाली बकवास बातें करना शुरू कर दी, जबकि पुलिस को भी अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग कोई काम नहीं करते और तुम किसी काम के नहीं हो, ना ही तुम कुछ करने वाले हो। तुम्हारा डोंग जो होता है वहीं पर से अपना हथौड़ा उठाता है, घुमाकर वहां पर मिस्टर नो के ऊपर मार देता है। जब मिस्टर नो के ऊपर हथौड़ा मारता है इतनी देर में पुलिस वाला वहां पर अपनी गोली भी चला देता है। तो हमारा डोंग जो होता है वहां पर बिना हिचकिचाए अपना हथौड़ा चलाकर वहां पर मिस्टर नो का सर फोड़ देता है। मिस्टर नो तो वहां पर मर जाता है, लेकिन वो गोली उड़ती हुई सीधी आकर हमारे डोंग को लगती है। तो वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई दूसरा चांस मिलेगा। तो हमारा डोंग सोच रहा होता है कि काश अगर मुझे यहाँ पर कोई दूसरा चांस मिले, काश यहाँ पर कोई मानवा की तरह हो जहाँ पर इंसान मरने के बाद रीइंकार्नेट होता है। तो मैं म्यूरियम जैसी जगह में जाना चाहूंगा, एक ऐसी जगह जहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे क्रिमिनल्स हों, बहुत सारे घटिया लोग हों जिनको मैं चुन चुन कर मार सकूं, मैं खून खराबा कर सकूं, मैं सभी को मार डालूंगा। हमारे डोंग को जब वहां पर गोली लगती है और मरने से पहले वो यहाँ पर आखिरी वर्ड यही कहता है कि काश मैं यहाँ पर म्यूरियम के अंदर दोबारा जिंदा हो जाऊं। तो इसी के साथ ही वो अपनी आंख खोलता है, कोई उसके ऊपर पानी डालता है तो उसे कहता है कि कमीने जल्दी से उठ जा। तो डोंग उठकर बैठ जाता है और कहता है क्या क्या मैं अभी तक जिंदा हूं। तो उसके सामने जो बंदा आता है उसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगा था कि तुम मर गए हो लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। तो उसी के साथ उसके सामने जो बंदा होता है वो उसे कॉलर से पकड़ता है, उसे उठाकर कहता है कि कमीने कहीं के क्या तुम्हें पता भी है कि तेरी इस घटिया बॉडी को मार्केट प्लेस से उठाकर घसीट कर यहाँ पर लाने में मुझे कितनी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। कमीने कहीं के अगर तू वहीं पर मार्केट में मर जाता तो फिर मुझे तुझे उठाकर वापस नहीं लाना पड़ता। और साथ ही वो उसे फिर से एक पंच मारता है जिसकी वजह से हमारा डोंग उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। उसी के साथ ही वो बंदा जो होता है उसे वहां पर फेंकने के बाद कहता है कि अगर तू कल सुबह तक जिंदा रहा तो फिर से तुम्हें देखूंगा। और इसी के साथ ही वो चला जाता है। तो जब वहां पर से जा रहा था हमारा डोंग जो होता है वहां पर पड़े हुए एक पत्थर को उठाता है और उस पत्थर को उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जब उसे लगता है कि वो इस कमीने ने उसके साथ बुरा किया है तो उसे मार देना चाहिए, लेकिन जैसे वो पत्थर उठाकर खड़ा होता है इसी के साथ उसकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, उसे एक झटका लगता है, वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या इशू है। तो वो जल्दी से अपनी बॉडी की तरफ देखता है, वो पहले अपने बाजू देखता है कि वो बहुत ज्यादा स्किनी होते हैं, फिर साथ ही वो अपने कपड़े हटाकर अपनी चेस्ट की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर हड्डियां नजर आ रही होती हैं, यानी कि वो इतना ज्यादा वीक होता है जैसे कि उसने यहाँ पर महीनों से खाना ना खाया हो। तो वो कहता है ये क्या, ये किसकी बॉडी है, ये मेरी बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे तो गोली लगी थी और गोली का निशान कहाँ पर चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दोबारा वाकई में जिंदा हो गया हूँ। तो वो उठकर खिड़की में से बाहर की तरफ
देखता है। वहां पर देखने के बाद उसे बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, वो सारी बिल्डिंग्स जो कि ऑनलाइन म्यूरियम गेम के अंदर थी। तो वो कहता है कि ये जगह, इसको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरी विश पूरी हो गई, यानी कि मैं मरने के बाद दोबारा से रीइंकारनेट हो गया हूँ, मैं म्यूरियम के अंदर आ गया हूँ। तो पहले तो हमारा हीरो डोंग जो होता है वहां पर ये सब कुछ देखने के बाद हैरान होता है, फिर साथ ही वहां पर एक साइको की तरह हंसना शुरू कर देता है। वो रो भी रहा था और साथ ही हंस भी रहा था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है मेरी विश पूरी हो गई, मैं फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ। तो डोंग वहां पर एक साइको की तरह जोर जोर से हंस रहा था और अब यहाँ पर क्योंकि वो म्यूरियम के अंदर आ चुका है, वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है, जिसको मारना चाहता है वो उसको मार सकता है। तो इसी के साथ ही सुबह के वक्त का सीन दिखाता है कि हमारा डोंग जो होता है वो रेडी हो जाता है और वहां पर घोड़ों को चारा डाल रहा होता है, जबकि इसी के साथ ही वहां पर एक बंदा अंदर आता है और उसे कहता है ओए सोसम, जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास एक बहुत ही जरूरी काम है और वो तुमसे करवाना है, अब जल्दी से मेरे साथ आओ। तो इसी के साथ ही हमारा सोसम उसे कहता है क्या मुझे अभी आना होगा, लेकिन अभी तो मैं यहाँ पर घोड़ों को चारा डाल रहा हूँ, अभी तक मैंने यहाँ पर घोड़ों की पार्टी को भी साफ नहीं किया, मुझे ये सारा काम खत्म करना होगा। जबकि मास्टर डोंगचिल जो होता है वो आके बढ़ता है, उसके मुंह से पकड़ता है और उसे कहता है बकवास बंद कर, मैंने यहाँ पर जब तुम्हें कोई काम कहा है तो चुपचाप मेरे साथ चल, मैंने कहा कि मेरे साथ आओ तो मेरे साथ आना है, अब अपना मुंह मत चलाया कर। डांगरी क्लैन के लोग तुम्हारे जैसे एक बेघर को यहाँ पर रहने के लिए जगह दे रहे हैं और खाना पीना दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी जगह अपनी औकात भूल जाए, तू यहाँ पर मेरे सामने बात नहीं कर सकता, जब मैं तुम्हें कहूँ तो चुपचाप मेरे साथ चल, तुम सिर्फ और सिर्फ एक गुलाम और तुम्हें गुलाम की तरह यहाँ पर खरीद कर रखा गया है, जब भी तुम्हें काम का कहा जाए तो तुम्हें काम करना है। और इसी के साथ ही वो जो होता है उसके साथ वहां पर से बाहर चल पड़ता है। तो यहीं पर से मैं बाहर का सीन दिखाता है जहां पर हमारे डोंग को भेजा जाता है, तो वहां पर बहुत सारी तलवारों का ढेर पड़ा होता है। वहां पर जो बंदा होता है वो उसे कहता है कि ये क्या डोंग हो, तुम जहाँ पर आए हो, मास्टर माचिल कहाँ पर है, उसने कहा था कि वो अपने साथ यहाँ पर सोसम को लेकर आएगा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मास्टर माचिल किस तरह का इंसान है, वो बुढ़ा हो चुका है लेकिन उसका ठरक पुना खत्म नहीं होता, वो इस वक्त फिनिक्स टावरन में एंग गैंग के साथ मजे कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर सोसम को अपने साथ लेकर आया हूँ। तो वो शॉपकीपर होता है वो उसे कहता है लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों अकेले यहाँ पर ये सारे की सारी चीजें उठा लोगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा और तुम सिर्फ 2 लोग हो। तो डोंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रहे, मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का घोड़ा है, ये सारे का सारा सामान मैं इस घोड़े के ऊपर लादने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो हमारे सोसम यानी डोंग को वहां पर पंच मारता है और उसे वहां पर चारों लिम्स के ऊपर नीचे झुका देता है और कहता है कि ये घोड़ा किस दिन काम आएगा। साथ ही वो सोसम से कहता है कि सोसम तुम यहाँ पर इंतजार किसका कर रहे हो, अब जल्दी से ये सारे का सारा सामान उठाओ और तुम्हें अकेले यहाँ पर ये सारा सामान उठाना है। और साथ ही डोंग को भी उसे बाय बोलकर वहां पर से चल पड़ता और कहता है कि मुझे याद आया कि फिनिक्स टावरन में एक लड़की के साथ तो मेरी भी वहां पर डेट है, तो मैं भी वहां पर जा रहा हूँ, इसलिए अब ये सारे का सारा काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। तो सोसम मुझे लगता है कि शाम तक तुम ये सारा काम खत्म कर लोगे, यहाँ पर ठीक से मेहनत करना, क्योंकि अगर शाम तक ये काम खत्म नहीं हुआ तो मास्टर माचिल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले माचिल मरेगा या फिर डोंगो मरेगा, क्योंकि अब हमारा सोसम वो वाला सोसम नहीं रहा जो पहले कभी सोसम हुआ करता था, क्योंकि अब यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर डोंग बोंगसू रीइंकारनेट हो चुका है। तो कल की एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ट्रू साइको के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डूहान हमारे सोसैम को वहां पर उस बंदे के पास छोड़कर चला जाता और कहता है मैं एक लड़की से मिलने के लिए जा रहा हूं, ये सारी की सारी तलवार और जितना भी कबाड़ है सारा उठाकर घर पहुंचा देना, तुम्हारे सोसैम बेचारे को अकेले ये काम करना पड़ेगा। तो वो शॉपकीपर बेचारा वो भी यहाँ पर उसके ऊपर तरस खा रहा होता है कि ये स्किनी सा लड़का यहाँ पर इतना सामान अकेले कैसे उठाएगा, लेकिन सोसैम को अकेले ये उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। तो हमारा सोसैम जो होता है वहां पर सभी तलवारों को एक बड़े से कपड़े में बांधता है और उनको अपने कंधे के ऊपर उठाता है और वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। हालांकि वहां पर उसे उठाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, वो रास्ते में 1-2 बार गिरता है, वो उसे खींच कर जाने की कोशिश करता है लेकिन कपड़ा फट जाता है, जिसकी वजह से वो बेचारा फिर से वहीं पर गिर जाता है और जैसे तैसे वो उसे खींच कर वहां पर से आगे की तरफ लेकर जाता है। तो जब वहां पर डॉनरी हाउस में पहुंच जाता है तो वो शॉपकीपर उसे कहता है कि लड़के तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें रेस्ट कर लेनी चाहिए, अब जाओ थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर रेस्ट कर लो, तुम्हारी हालत तो देखो ऐसे लगता है जैसे कि तुम मरने वाले हो, क्योंकि ऐसे लगता है कि तुमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया होगा। तो सोसम उसे कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो लड़खड़ाता वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे वहां पर गली में आगे की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे अपने स्टेबल में वापस जाना होगा, उस घोड़ों के स्टेबल में जहां पर वो रहता है। तो वो जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो गली में उसके सामने खट्टा खट्टा मस्टंडा आकर खड़ा हो जाता है और वो बंदा उसे कहता है कि अब तू कौन है कमीने, क्या तू जहाँ पर साइड पर नहीं हटेगा। तुम्हारा सोसम जो होता है उसकी तरफ देखता है और उसे माफी मांगता है और
कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अभी हट जाता हूँ। लेकिन इतनी देर थी कि वो बंदा जो होता है उसके मुंह पर पाँव दे मारता है, यानी वो उसे किक दे मारता है। तो जैसे ही वो सोसम को वहां पर किक मारता है तो बेचारा सोसम जो कि पहली अधमरा है वो उड़ता हुआ पीछे जाकर काफी दूर गिरता है और फिर साथ ही वहां पर उसे फिर से एक पंच पड़ता है, यानी कि वो बंदा जो भी था वो उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है। और हमारा सोसम जो होता है वहां पर अपने पास को याद कर रहा था और कहता है कि ये सब कुछ कैसे यहाँ पर गलत हो गया, क्या मेरे पेरेंट्स के उस बड़े टाइफून में मर जाने के बाद जब मैं अकेला रह गया था। तो ये सोसम की बात कर रहा होता है कि सोसम के पेरेंट्स एक टाइफून में मर गए और वो कहता है कि या फिर ये सब कुछ गलत तब हुआ जब मैं डोनरी क्लैन में आया और इनके पास आकर कहा कि मुझे यहाँ पर काम दे दो और बदले मुझे बस खाना दे दिया करो, क्या ये सब कुछ वहां पर से गलत हुआ। फिर साथ ही वो कहता है या फिर ये तब गलत हुआ जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ था, क्योंकि मेरे पैदा होने का कोई मकसद ही नहीं है, मुझे यहाँ पर पता ही नहीं है, मैं बस यहाँ पर जब से जिंदा हूँ तब से मार खा रहा हूँ। और उसके बाद हमारा सोसम जैसे तैसे वहां पर वापस टेबल में पहुंच जाता है, क्योंकि डोनरी क्लैन के लोग ही उसे उठाकर वापस लेकर जाते हैं। तो उसे इतनी बुरी तरह से मार पड़ती है कि वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा। तो इसी के साथ ही हमारा डोंग बोंगसू जो होता है वो उठकर खड़ा होता है, पानी के अंदर सोसम का चेहरा देखता है और कहता है कि लगता है कि मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हो गया हूँ या फिर जैसे तैसे मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर आ गया हूँ, क्योंकि इस लड़के की हालत तो बहुत ज्यादा पैथेटिक है। इतनी बुरी हालत है कि यह लड़का मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर मर गया था और इस लड़के के मरने के साथ यहाँ पर मैं जब यहाँ पर दूसरी दुनिया में मरा तो मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर आ गया हूँ और तब से यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के साथ मैं इस टेबल के अंदर हूँ। मुझे इस दुनिया में आए हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है। जब से मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर एंटर हुआ हूँ तब से मैं यहाँ पर मार ही खाए जा रहा हूँ। कोई यहाँ पर से आता है और मुझे आकर पीट देता है, कोई वहां से आता है और मुझे पीट देता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक और चीज हैरान करने वाली दिखाई देती है और उसके सामने स्टेटस विंडो होती है जो कि म्यूरम ऑनलाइन की स्टेटस विंडो होती है। तो वो कहता है कि ये स्टेटस विंडो मुझे यहाँ पर क्यों दिखाई जा रही है और उसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हें वेलकम कहा जाता है ऐसी दुनिया में जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट लोग रहते हैं और सिर्फ वही सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो कहता है ये स्टेटस विंडो तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। तो इसी के साथ ही यहाँ पर एक और हफ्ता गुजर जाता है और दिखाते हैं कि माचिल जो होता है उसके लिए खाना लेकर आ रहा था और साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि हमेशा मुझे इस तरह के घटिया काम क्यों दिए जाते हैं। मैं ग्रेट माचिल जहाँ पर उस कमीने को खाना देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे जहाँ पर उस कमीने की मैस को क्लीन करने का भी कहा जाता है। इस बार उस कमीने ने जहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी वजह से हमें भी काफी बुरी तरह से भुगतना पड़ा है। वो रास्ते में जिस बंदे के साथ टकराया था वो टैंग फैमिली का यंग मास्टर था, सॉरी पैंग फैमिली का यंग मास्टर था। पैंग डोरैंग के बारे में कहा जाता है कि वो कमीना गुस्से वाला है और जब भी कभी किसी को देखता है उसे पीटना शुरू कर देता है और उसकी वजह से माँ डोंग को भी बुरी तरह से पीटा गया है। अब जबकि माँ डोंग को जहाँ पर सजा मिली है इसी वजह से अब उस कमीने को खाना देने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है और उस कमीने को मुझे लगता है किसी दिन उसको मैं जान से मार डालूं। क्यों ना मैं उसे वाकई में जान से मार डालूं। अगर मैं यहाँ पर सोसम को मार डालता हूँ तो फिर मुझे कभी इस घटिया इंसान को जाकर खाना नहीं देना पड़ेगा। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन इसको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि किसी ने अगर मुझे ये करते हुए देख लिया तो फिर मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर साथ ही वो कहता है चलो छोड़ो इस बात को, किसी ना किसी दिन मुझे मौका मिलेगा और इस दिन मैं इस कमीने सोसम को मार डालूंगा। तो वो दरवाजे को किक मारता है, अंदर आता है, वहीं पर से प्याले को उसकी तरफ फेंकता और कहता है कमीने कहीं के तू कितना यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करेगा, किसी दिन चुपचाप यहाँ पर गली में मर क्यों नहीं जाता। हर बार वहां पर मार खाता है किसी से और उसके बाद उठाकर हमें लेकर आना पड़ता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से ये खाना खा ले वरना तू यहाँ पर भूख से मर गया तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा सोसम यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर 2 हफ्ते हो चुके हैं और पिछले 2 हफ्ते से मैं यहाँ पर जो कुछ भी देख रहा हूँ, जो कुछ भी नोटिस कर रहा हूँ वो ये है, माचिल और डोंगो 2 कमीने लोग हैं जो कि यहाँ पर मुझे खाना देने के लिए आते हैं और मेरे आसपास घूमते रहते हैं, जो कि मुझे ऑर्डर्स देते रहते हैं। माचिल जो भी यहाँ पर आता है, डोंगो वो दूसरा कमीना जो भी यहाँ पर नहीं है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर इन दोनों से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक मैं एक ऐसी दुनिया के अंदर हूँ जहाँ पर सभी लोग चाइनीज कैरेक्टर्स की तरह, इनके नाम भी चाइनीज है लेकिन इसके बावजूद ये चाइना नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी चाइनीज नहीं बोल रहा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं और मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ पर मार्शल आर्ट्स यूज होती है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स का नामो निशान नहीं है। असली के चाइना में भी मार्शल आर्ट्स नहीं हुआ करती थी। ये मार्शल आर्ट्स वैसी मार्शल आर्ट्स है जिसमें मास्टर्स उड़ सकते हैं, वो अपनी की पावर को यूज करके अटैक्स कर सकते हैं और किसी को भी अपनी एनर्जी के साथ मार सकते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मांगा, मानवा और जैसे नॉवेल्स में होता है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर वाकई में उस गेम के अंदर आ चुका हूँ क्योंकि म्यूरियम ऑनलाइन गेम के अंदर भी यही सब कुछ था। और मैं यहाँ पर इस बात को दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये स्टेटस विंडो ओपन होती है। ये स्टेटस विंडो उस वक्त ओपन होती थी जब मैं अपनी दुनिया में बैठकर म्यूरियम ऑनलाइन गेम को खेलता था। तो अगर यहाँ पर जो स्टेटस विंडो ओपन हो रही है इसका मतलब यह है कि मैं गेम के अंदर हूँ। लेकिन जिस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि मैं इस दुनिया के अंदर क्या हूँ। क्या मैं एक प्लेयर हूँ जो कि मरने के बाद शायद वापस चला जाए, या फिर मैं यहाँ पर इस गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हूँ जैसे बाकी हैं।
क्योंकि ये गेम किसी भी एंगल से दिखाई नहीं देती। जहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी के अलग अलग इमोशंस हैं, सभी को मैं फील कर सकता हूँ। वो सभी लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं भी यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारा सोसम भी वहीं पर बैठा होता है और इस बारे में सोच रहा होता है। किसी के साथ ही वहाँ पर मा डोंग पहुंच जाता है। तो मा डोंग उसे कहता है, देखो तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। जब मैं वहाँ पर उस पैंग फैमिली के कमीने से मार खा रहा था, तुम्हारी वजह से वहाँ पर तुम बैठे बड़े आराम से खाना खा रहे हो। तुम बेवकूफ के उस कमीने के रास्ते में आने की वजह से उस पैंग फैमिली के लोग हमारे ऊपर यहाँ पर पनिशमेंट दे रहे थे और हमें उनको कंपनसेट भी करना पड़ा, क्योंकि हालांकि मार भी तुम्हें पड़ी है, इसके बावजूद हमें कंपनसेट करना पड़ा है। कमीने कहीं कि अब मैं यहाँ पर अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारने वाला हूँ। तो मा डोंग जो होता है वो उसकी तरफ आके बढ़ता है। जब उसकी तरफ आके बढ़ता है तो इसी के साथ ही हमारा जो सोसम होता है जल्दी से अपना प्याला उठाता है और उसके अंदर जितना खाना होता है वो सारे का सारा अपने मुंह में भर लेता है। तो मा डोंग उसे कहता है कि लगता है कि तू यहाँ पर मार खाने से पहले अपना आखिरी खाना खाना चाहता है। तो चलो कोई बात नहीं, तूने खाना तो खा लिया, लेकिन आज मैं यहाँ पर वाकई में तुम्हें मार डालूंगा। जबकि दूसरी तरफ से हमारा डोंग जो होता है पूरी तरह से रेडी होता है। वो उस प्याले के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ खाने के बाद उस प्याले को तोड़ देता है और उस प्याले के टुकड़ों में से एक नोकीला टुकड़ा उठाता है और उस टुकड़े को उठाकर वहीं पर से सामने मा डोंग के गले के अंदर दंसा देता है। और जब वहां पर मा डोंग के गले के अंदर दंसाता है तो उसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और मा डोंग वहां पर अपना गला पकड़कर खड़ा होता है और कहता है कि सोसम कमीने, जो तुमने क्या किया। तो वो उसे कहता है कि मा डोंग, सोसम तो मर चुका है। अब तुम्हें यहाँ पर इस बात का आइडिया भी नहीं है कि सोसम की बॉडी के अंदर कौन आ गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे ही कमीने लोगों का तो शिकार करता हूँ। सोसम उस टुकड़े के साथ ही उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसकी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि मा डोंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। जबकि हमारा डोंग यानी सोसम जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस गेम के अंदर एक इंसान हूँ या फिर एक प्लेयर हूँ, मुझे बस यहाँ पर इतना पता है कि इन लोगों को मारना है। इस जगह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून चलता है और वो ये है कि स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करेगा और कमजोर मरेगा, और मैं जितनों को चाहूं उनको मार सकता हूं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा डोंग जो है वो आगे किस किस को मारने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डोंग बोंगसू जो कि अब यहाँ पर म्यूरियम के अंदर सोसम की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हो चुका है, वो यहाँ पर अपने सबसे पहले प्रे को मार डालता है और उसे मारने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मा डोंग को मार डाला है, मा डोंग के मरने के बाद अब यहाँ पर मैं और जिसको भी चाहूँ उसे मार सकता हूँ। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि तुम अगर स्ट्रॉन्गर हो तो तुम किसी को भी मार सकते हो, और अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ तो फिर मुझे मारना होगा, मुझे और ज्यादा लोगों को मारना होगा। जितने ज्यादा लोगों का मैं शिकार करूंगा उतना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। मेरी दुनिया में ऐसा नहीं था, मेरी दुनिया में बहुत सारे कानून थे, लेकिन यहाँ पर कोई कानून नहीं होता, यहाँ पर जंगल का कानून चलता है। मैं अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोगों को भी चैलेंज कर सकता हूँ, मैं अल्फा मॉन्स्टर्स को भी चैलेंज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग हैं। हालांकि इस वक्त मेरे से तो सभी लोग ही ज्यादा पावरफुल हैं और मैं यहाँ पर उन सभी लोगों को जैसे चाहे वैसे चैलेंज कर सकता हूं और मैं अपने हंट को कंटिन्यू कर सकता हूं। इस दुनिया के लिए तो मैं यहाँ पर एक हीरो बनकर आया हूं, जो कि यहाँ पर जितने भी गंदे लोग हैं उन सभी लोगों को चुन चुन कर मार सकता हूं। तो इसी के साथ ही अब वो यहाँ पर बैठा सोच रहा होता है कि मैं इस डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाऊं, क्योंकि उसने मा डोंग को मार तो दिया है, लेकिन मा डोंग के मरने के बाद अब यहाँ पर अगर किसी ने आकर देख लिया और इसकी बॉडी इस लायक नहीं है कि वो यहाँ पर उसे प्रोटेक्शन दे सके, तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर करूँ क्या, इस तरह के कमीने लोगों को मैंने मार तो दिया है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, और साथ ही वो इन्वेंट्री को ओपन करता है। जब वो इन्वेंट्री को ओपन करता है तो वहां पर उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या, जब मैं गेम खेल रहा था तब तो यहाँ पर इन्वेंट्री अलग तरह से आती थी, वहां पर एक टेबल ओपन होता था जिसके अंदर कुछ स्लॉट्स होती थी, जिसके अंदर एक एक चीज यानी एक एक आइटम को स्टोर किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर इन्वेंट्री तो पूरी तरह से एक पोर्टल की तरह, ऐसे लगता है जैसे कि मेरे सामने एक दरवाजा हो। लेकिन क्या यहाँ पर इस इन्वेंट्री के अंदर रखने के लिए कोई जगह है, क्या इसके अंदर कोई स्पेस है, क्या यहाँ पर चीजों को किस तरह से रखा जाएगा। वो अपना हाथ उस इन्वेंट्री के अंदर डालता है तो उसका हाथ अंदर चला जाता है। तो वो कहता है कि इसके अंदर तो काफी सारी खुली स्पेस है, मुझे लगता है कि इसके अंदर काफी जगह हो सकती है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो यहाँ पर इस डेड बॉडी को इसके अंदर रख कर देखते हैं, अगर यहाँ पर डेड बॉडी इसके अंदर चली गई तो फिर तो मुझे सबूत मिटाने के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है जैसे गेम के अंदर यहाँ पर चीजों को इन्वेंट्री में रखने के लिए उस चीज के ऊपर हाथ रखा जाता था, वैसे यहाँ पर मैं इस चीज के ऊपर हाथ रख के सोचता हूँ और साथ ही वो उसके मुंह के ऊपर जाकर
हाथ रखता है और कहता है कि इन्वेंट्री में स्टोर कर दो। जैसे वो इतना कहता है, इसी के साथ ही वहां पर से वो बॉडी जो होती है पूरी तरह से गायब हो जाती है। बॉडी गायब होने के बाद वो वहां पर इस इन्वेंट्री के अंदर चली जाती है, यानी उसका जो पोर्टल होता है उसकी इन्वेंट्री होती है उसके अंदर चली जाती है, जहां तक कि उसका खून ब्लड वहां पर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अंदर चला जाता है। तो वो कहता है कि इतना बड़ा सबूत यहाँ पर से इंस्टेंटली गायब हो गया, यानी कि मैंने किसी को मारा, सबूत मिट गया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सारी जिंदगी कोई ढूंढता रहे लेकिन किसी को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर मार्डोंग को मारकर उसकी बॉडी को अपनी इन्वेंट्री के अंदर छुपा लिया है। इसका मतलब यह है कि मुझे तो यहाँ पर कोई कभी पकड़ ही नहीं सकेगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है क्या यहाँ पर इसके अंदर जिंदा चीजों को भी रखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी स्पेस है। अगर यहाँ पर इसके अंदर डेड बॉडी को रखा जा सकता है तो फिर जिंदा इंसान को भी तो रखा जा सकता है। तो वो कहता है कि इसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करूं। साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे माचुल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होगा। माचुल भी एक बहुत ही कमीना इंसान है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन सुबह के वक्त का दिखाता है कि वो बाहर सफाई कर रहा था, तो वहां पर माचुल अपने एक साथी के साथ बैठा था। दोनों वहां पर गप्पे लगा रहे होते हैं और इसी के साथ ही गप्पे लगाते लगाते वो दोनों यहाँ पर इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सोसम ने जब से यहाँ पर पैंग से मार खाई है तब से ये गूंगा हो गया है, ये बात नहीं कर सकता। और सोसम भी उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है, जबकि इसी के साथ ही वहां पर माचुल पीछे से आता है और आकर उसके सर में जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, पहले तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ हुआ करते थे और अब यहाँ पर तुम गूंगे भी हो गए, अब तुम आगे से कोई बात भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही हमारा सोसम जो होता है आगे से है करके उसे कोई जवाब देता है, तो उसे कहता है बकवास बंद करो। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बस किसी जगह के ऊपर जाकर मर जाना चाहिए। अब तुम गूंगे हो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे काम नहीं करवाएंगे। अब जल्दी से जाओ, जाकर उस घोड़े को गली में घुमाकर लेकर आओ, उस घोड़े को वॉक करनी है और तुम जाओ जाकर उस घोड़े को वॉक करवाओ। तो सोच समझौता फिर से वहां पर उसे इशारों में कहता है करके। तो इसी के साथ हमारा माचुल कहता है कमीना कहीं का, मैं तो पहले भी से यहाँ पर देखना ही नहीं चाहता और अब ऊपर से यहाँ पर ये घूंगू की तरह है करना शुरू कर दिया, यानी कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। अब यहाँ पर ये ठीक तरह से बात भी नहीं कर सकता। तो मैं सोच समझौता वहां पर उस घोड़े को लेता और गली में चल पड़ता है। तो वो घोड़ा लेकर गली के अंदर चलता हुआ जा रहा था और बाजार में देख रहा होता है कि बाजार जो होता है वो रूटीन के मुताबिक चल रहा था, लेकिन वहीं पर साइड के ऊपर कुछ बच्चों को दिखाते हैं जो कि गली के कॉर्नर में छुपे होते हैं और वो बच्चे जो होते हैं वहां पर से पत्थर निकालकर सोसम के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो एक पत्थर सीधा उड़ता हुआ आकर सोसम के सर में लगता है, जिसकी वजह से सोसम की ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और बच्चे बाहर निकलकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं देखो जरा बेवकूफ सोसम जा रहा है, पहले ये सिर्फ बेवकूफ हुआ करता था और अब यहाँ पर जो म्यूट भी हो गया है, यानी कि अब ये बोल भी नहीं सकता, देखो गूंगा सोसम जा रहा है। तो इसी के साथ ही सोसम जो होता है उन्हें घूर कर देखता है। जब उन्हें घूर कर देखता है तो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर साथ ही सोसम जो होता है वहां पर वह करता है। तो जब वो इतना कहता है फिर साथ ही वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो बच्चों को तो नहीं मारेगा। इसी के साथ ही बच्चे कमीने जो होते हैं फिर से वहां पर पत्थर उठाते हैं और पीछे से उसके ऊपर फिर से मारना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ही सोसम जो होता है मार खाता खाता वहां पर से आगे बढ़ जाता है। हालांकि वो अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि ये कमीने लोग जो है चाहे बच्चे हूँ या वो भी यहाँ पर म्यूरम का हिस्सा है और सभी यहाँ पर कमीने हैं। जिसके पास स्ट्रेंथ है वो कमजोर को यहाँ पर बुरी तरह से तंग करेगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है कि माचुल जो होता है उसे यहाँ पर एक काम दिया गया होता है वेपन्स रूम की सफाई का, जहाँ कर उसे सारे के सारे वेपन्स को साफ करना होता है। तो वो कहता है कि जब से कमीना मार्डोंग यहाँ पर से गायब हुआ है, काफी दिन हो गए, 4-5 दिन से वो दिखाई नहीं दे रहा, वो कहीं पर गायब हो गया। मुझे लगता है कि कहीं पर पीकर मर गया होगा, अगर मर गया होगा तो ज्यादा ही अच्छा है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन अब उसकी जगह के ऊपर ये काम मुझे करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अब ये सारे के सारे वेपन्स मुझे साफ करने पड़ेंगे। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगता है तो सोसम वहां पर खड़ा होता है। तो वो कहता है कि ओए गूंगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारा इस रूम के अंदर क्या काम है। जब वो अंदर आता है तो वहां पर सोसम ने सारी की सारी सफाई कर दी होती है, सभी वेपन्स चमक रहे होते हैं। तो माचुल उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर मेरे लिए सारे का सारा काम किया है, तुमने तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सफाई की है। तो वहां सोसम जो होता है वहां पर सर हिलाता है और उसे कहता है वाह वाह हाँ मैंने यहाँ पर ये सारी सफाई की है। तो माचुल जो होता है वो कहता है कि हालांकि यहाँ पर ये गूंगा हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि जब से इसने यहाँ पर पैंग से मार खाई है तब से ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया है। अब तो यहाँ पर बिना कहे ये सारे का सारा काम कर देता और आगे से कोई बात भी नहीं कर सकता। इसी वजह से अब यहाँ पर जो भी कहो यानी कि जो ना भी कहो वो भी ये काम कर देता है। मुझे लगता है कि अब कम से कम यहाँ पर ये एक डिसेंट इंसान बन चुका है। तो इसी के साथ ही सोसम अपने पास से पैसों की एक थैली निकालकर उसके सामने करता है। तो माचुल उन पैसों की थैली को खोलकर चेक करता है और कहता है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, क्या तुम यहाँ पर जो पैसे जो तुम्हारी सेविंग्स है उनमें से मुझे दे रहे हो। और साथ ही वो खुश हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर कम से कम इतनी अकल तो आ गई है कि अपने सीनियर्स को कैसे खुश रखा जाता है। और साथ ही उसे कहता है कि बच्चे इसी तरह काम करते रहो, अगर तुम इसी तरह काम करते रहोगे और मुझे इसी तरह पैसे देते रहोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और साथ ही वो पैसे पकड़ता है और कहता है चलो अब जल्दी से वहां पर उस ब्रोथल में चलते हैं और जाकर इस बार एंग एंग नहीं बल्कि इस बार चूसन के मजे लेते हैं। और साथ ही वहां पर पैसे पकड़कर
सीधा ब्रोथल की तरफ चल पड़ता है। जबकि हमारा सोच समझ होता है वहाँ पर पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि बेवकूफ कहीं कि तुमने यहाँ पर मुझसे पैसे तो ले लिए हैं, और लेकिन तुम्हें शायद यहाँ पर ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर तुम्हारे फ्यूनरल के लिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि ये पैसे तुम्हें ऐसे तो नहीं मिले बल्कि तुम मेरे हाथ से आज मरने वाले हो। और दूसरी तरफ मा चिल जो होता है वो ब्रोथल के बाहर पहुंच जाता है और कहता है कि हर बार मुझे यहाँ पर कम दामों में एंग के साथ काम चलाना पड़ता है, लेकिन आज मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो आज मैं यहाँ पर चोसन के साथ मजे करूंगा। तो वो वहां पर दरवाजे पर पहुंचता है तो जो मैनेजर होता है वो उसे कहता है कि मास्टर मा चिल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आज भी यहाँ पर आप एंग के साथ ही मजे करने के लिए आए हैं? जबकि मा चिल उसे कहता है नहीं नहीं नहीं, आज एंग नहीं बल्कि आज मुझे चोसन चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हीरो जो है वो यहाँ पर इसको किस तरह से मारने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ट्रू साइको के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा चिल जो होता है वो मैनेजर के पास जाता है और उसे कहता है आज मुझे चोसन चाहिए। तो मैनेजर उसे कहता है लेकिन हर बार जब भी तुम यहाँ पर आते हो तुम यहाँ पर एंग को ही बुलाते हो, इस बार तुम्हें चोसन क्यों चाहिए, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तो उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर चोसन चाहिए और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और साथ ही वो पैसों की थैली उसके सामने करता है और कहता है कि ये पकड़ो अपना कैश और जल्दी से चोसन को बुला कर लाओ। तो मैनेजर पैसे देखता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं सर, यहाँ पर पैसे हैं तो फिर आप किसी के साथ भी मजे कर सकते हैं। आप जल्दी से यहाँ पर सेकंड फ्लोर के फर्स्ट रूम के अंदर चले जाए, वहां पर जाकर वेट करें, मैं चोसन को वहीं पर भेज देता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा मा चिल जो होता है वो जल्दी से वहां पर चला जाता है और वो सीधा उस रूम के अंदर चला जाता है। जब वो उस रूम के अंदर जाता है तो वहीं पर दिखाते हैं कि चोसन भी आ जाती है। तो चोसन उस रूम के अंदर आती है और वहां पर आने के बाद जैसी वहां पर उसे ग्रीट करती है तो मा चिल कहता है कि चोसन देखो जरा, ये एंग से एक डिफरेंट लेवल पर है। एंग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा यंग है, क्योंकि एंग जो है वो इतनी ज्यादा यंग नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चोसन वहां पर आने के बाद से कहते हैं कि सर क्या मैं आपके लिए ड्रिंक बनाऊं? तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं ड्रिंक बनाओ। और साथ ही उसे कहता है कि जरा मेरे करीब होकर बैठो ना, तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? तो वो कहती है कि सर और कितना ज्यादा करीब होकर बैठू? तो वो कहता है बस थोड़ा सा और करीब आ जाओ, बल्कि यहाँ पर मेरी गोदी में आकर बैठ जाओ। और इसी के साथ ही दिखाता है कि वहां पर दीवार के अंदर यानी दीवार के साइड के ऊपर वहां पर दिखाते हैं कि एक छोटा सा होल होता है और उसके अंदर से एक रेड कलर की आंख दिखाई देती है कि कोई वहां पर से घूर कर उनकी तरफ ही देख रहा था। और ये हमारा सोसम होता है जो कि दूसरे रूम के अंदर होता है, दूसरे रूम के अंदर उस छोटे से होल के अंदर से छुपकर उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। तो यहीं पर से थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि जैसे वहां पर मा चिल ने अपने लिए रूम बुक करवाया, जैसे उसे पता चला कि उसे सेकंड फ्लोर के लास्ट रूम के अंदर जाना है और वहां पर से ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। तो इसी के साथ ही वहां पर मैनेजर को दिखाता है कि वो सोच रहा था कमीना मा चिल हमेशा यहाँ पर एंग के साथ मजे करने के लिए आता है, लेकिन इस बार यहाँ पर इसे चोसन चाहिए। ये बुढ़ा खूसट कहीं का, चोसन की उम्र इसकी बेटी की उम्र जितनी होगी, लेकिन खैर मुझे तो यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं और वैसे भी तो ये सारी लड़कियां यहाँ पर धंधा करने के लिए आती हैं। और इसी के साथ ही वहां पर एक और कस्टमर पहुंच जाता है। तो वो कहता है कौन है वहां पर? वेलकम सर, जल्दी से आ जाएं, आपको बताएं किस तरह की सर्विसेज चाहिए। जब वहां पर उसके करीब पहुंचता है तो इसी के साथ ही वो कहता है सोसम गूंगे कहीं के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक तुम्हारे जैसे गरीब गूंगे का यहाँ पर क्या काम है? तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब जल्दी से दफा आ जाओ इससे पहले कि मैं यहाँ पर तुम्हें पीटना शुरू कर दूं। लेकिन सोसम अपने पास से पैसों की थैली निकाल कर उसके सामने करता है और उसे कहता है देखो मेरे पास यहाँ पर ढेर सारे पैसे हैं। मतलब वो बात नहीं कर सकता क्योंकि वो गूंगा बना हुआ है। तो इसी के साथ ही हमारा जो मैनेजर होता है वो उस थैली को खोलकर पैसे चेक करता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है अब जबकि तुम्हारे पास पैसे है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम गूंगे हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर कौन सा जुबान के साथ काम करना है। और इसी के साथ ही उसे कहता है सेकंड फ्लोर के सेकंड रूम के अंदर चले जाओ, मैं वहां पर तुम्हारे लिए एंग को भेजूंगा। एंग बहुत ही अच्छी और कमाल की लड़की है। तो हमारा सोसम जो होता है वो कौन सा यहाँ पर मजे करने के लिए आया। तो इसी के साथ ही वहां पर सीढ़ियां चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ चल पड़ता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अंदर का दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सोसम होता है वो अपनी इन्वेंट्री के अंदर से माडोंग की बॉडी को बाहर निकालता है और उसे बाहर निकालने के बाद वहां पर उसके ऊपर प्रैक्टिस करता है कि कैसे यहाँ पर मा चिल को मारना है। और उसके बाद वो मा चिल के रूम के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद अपने से हाथों के ऊपर जो पट्टियां लपेटी होती हैं उन दोनों पट्टियों के साथ वहां पर उस पट्टियों के साथ एक फंदा बनाता है और मा चिल के गले में लपेट देता है और उसके पीछे वहां पर उसकी कमर के ऊपर पाँव रखकर उसको खींचना शुरू कर देता है ताकि उसका गला दबाकर उसे मारा जा सके। तो मा चिल वहां पर पूरा जोर लगाता है, वो चिल्लाकर कहता है कौन कमीना है, कौन यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है। लेकिन हमारा सोसम जो होता है वो पीछे से पूरा जोर लगा रहा होता है ताकि यहाँ पर उसकी गर्दन तोड़ सके या फिर उसका गला दबाकर उसे मार सके। और इसी के साथ ही वो बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है और पीछे गिरने के बाद पूरा जोर लगाता है और दिखाते हैं कि मा चिल जो होता है वहां पर वो सांस नहीं ले पा रहा था और देखते ही देखते मा चिल जो होता है उसकी सांस वहां पर बंद हो जाती है। और
और माँ सोसम जो होता है इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था और वो कहता है कि मैंने जो कर दिया, मैंने इस कमीने को मार दिया है। और इसी के साथ ही जैसे ही वहां पर माँ चिल जो होता है वो मर जाता है, तो माँ चिल के मरने के बाद माँ सोसम बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि लो मैंने जहाँ पर ये काम कर दिया, इस कमीने को भी मैंने जहाँ पर ठिकाने लगा दिया। और उसके साथ ही वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने शुक्र है कि पहले जहाँ पर जो प्रैक्टिस कर ली थी, मैंने जहाँ पर माँ डोंग के ऊपर जो प्रैक्टिस की थी, मैंने माँ डोंग को इन्वेंट्री से बाहर निकाला और उसके ऊपर जो प्रैक्टिस कर ली। इसी के साथ उसने यहाँ पर माँ चिल को मारा कैसे है, उसने यहाँ पर उसी होल के अंदर से, यानी कि उस जिस सुराख के अंदर से वो जहाँ पर उनकी तरफ देख रहा था, वहीं पर उसने अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उन दोनों को, यानी कि उस चोसन लड़की को और साथ में जहाँ पर माँ चिल दोनों को अपनी इन्वेंट्री के अंदर स्टोर कर लिया, जबकि वो दोनों वहां पर टपाटप कर रहे थे। और इसी के साथ उन दोनों को स्टोर करने के बाद वो उसने वहां पर अपनी इन्वेंट्री के अंदर जाकर उसको मार डाला है। और उसे वहां पर से मारने के बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर ये स्पेशल इन्वेंट्री जो है ये हंट करने में मुझे काफी ज्यादा फायदा देने वाली है। और जब वो माचिल को मार बैठता है तो उसके पास विंडो ओपन होती है और उसकी विंडो ओपन होने के बाद उसका स्टेटस जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो लेवल 1 के ऊपर अपग्रेड हो जाता है। तो वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि अगर ये गेम है तो फिर तो यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, जितने ज्यादा लोगों को मैं जहाँ पर मारूंगा उतना ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि लोगों को मारने पर एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपीरियंस जब बढ़ जाता है तो लेवल अप होता है, जब लेवल अप होता है तब हम लोग स्ट्रॉन्गर बनते हैं। जितने ज्यादा लोगों को जहाँ पर मार सकता हूँ उतना ज्यादा मुझे जहाँ पर स्टेटस विंडो में अपग्रेड मिलने वाला और मेरा लेवल अप होता जाएगा, यानी कि इस दुनिया में कमजोर नहीं रहूंगा, देखते ही देखते मैं जहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज्यादा आसान है, एक हंटर बन जाओ जहाँ पर दूसरों का शिकार करो, अगर दूसरों का शिकार करोगे तो फिर स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो मान सोसम जो होता है वहां पर उसे मारने के बाद फिर साथ ही कहता है कि अगर काश मेरे पास यहाँ पर कैमरा होता तो मैं इस कमीने की एक पिक्चर बना लेता, कम से कम मुझे यहाँ पर पता होता कि मैंने कितने शिकार किया, मैंने कितने घटिया लोगों को मारा है। और उसको मारने के बाद वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर सबूतों को मिटाते हैं। तो यहीं पर से रूम के बाहर का सीन दिखाते हैं कि हमारा मैनेजर जो होता है वहां पर माचिल के रूम के बाहर आकर खड़ा होता है और इसी के साथ ही एंगेंग को दिखाता है कि वो भागती वहां पर आती है और उसे कहती है सर सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लास्ट कस्टमर मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। तो वो उसे कहता है कि एंगेंग मैं कितनी देर से यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और इस रूम के अंदर सोसम तुम्हारा वेट कर रहा, हालांकि वो एक गूंगा है और साथ ही वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर है, लेकिन इसके बावजूद उसने काफी भारी रकम दी है, उसने पैसे दिए और तुम यहाँ पर उसे जाकर अच्छी सर्विस दोगी, अब जल्दी से अंदर चली जाओ। वो कहती है हाँ क्यों नहीं मास्टर मैं अभी जाती हूँ। और इसी के साथ वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, जबकि मैनेजर जो होता है वो सोच रहा होता है कि काफी वक्त गुजर गया है और अभी तक माचिल बाहर नहीं आया, मुझे लगता है कि वो जहाँ पर उसे अभी तक बाहर आ जाना चाहिए था। जब वो एंगेंग के साथ होता है तो तब तो वो 5 मिनट में बाहर निकल आता है और साथ ही वो जाता है दरवाजे के ऊपर नॉक करता है और कहता है ब्रदर माचिल मुझे लगता है कि काफी वक्त हो चुका है, चोसन को किसी और कस्टमर को भी सर्व करना है, इसलिए तुम यहाँ पर क्या काम जल्दी खत्म कर सकते हो। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती, तो मैनेजर कहता है कि कमीना कहीं का क्या मुझे इग्नोर कर रहा है, जबकि उसके यहाँ पर चोसन मिल गया तो मुझे लगता है कि वो उसके साथ ही अंदर ही सो ही गया है, मुझे लगता है कि मुझे खुद अंदर जाना चाहिए। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि ब्रदर माचिल अब यहाँ पर मुझे मत कहना कि मैं तुम्हारे अंदर घुस आया हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर रूल्स नहीं तोड़ सकते, 1 घंटे से तुम अंदर हो, इससे ज्यादा तुम अंदर नहीं रुक सकते। और वह दरवाजा खोलकर जैसे वहां पर अंदर आता है तो अंदर आने के बाद जो देखता है उसे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वहां पर माचिल की डेड बॉडी होती है जो कि वहां पर सीलिंग के साथ लटक रही होती है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में जहाँ पर आनहुई के बारे में बताया जाता है कि आनहुई एक ऐसा प्रोविंस है जो जिसके आसपास यहाँ पर आनहुई रिवर है और रिवर जो है आसपास काफी एरिया तक फैला हुआ है, जिसे यांगजी रिवर कहते हैं। और यांगजी रिवर के की वजह से यहाँ पर ये पूरी लैंड जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यांगजी रिवर के जरिए से यहाँ पर काफी सारे माल बेचने वाले लोग इस कई कॉर्नर में आते हैं और आकर काफी सारा माल बेचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ढेरों सारा पैसा इकट्ठा होता है। अब जबकि यहाँ पर पैसा इकट्ठा होता है तो उसका मतलब जाकर लुटेरे और बैंडिट्स भी यहाँ पर आते होंगे और उन लुटेरे और बैंडिट्स को दूर रखने के लिए यहाँ पर 2 पावरफुल सेक्टर्स हैं, कुछ पावरफुल और सेक्टर्स भी हैं, लेकिन उनमें से 2 पावरफुल सेक्टर्स हैं जो कि इस पूरे झांगू के अंदर सारे का सारा हिसाब किताब रखते हैं और यहाँ पर जस्टिस को बहाल रखते हैं। उनमें से एक सेक्टर नैमगोंग क्लैन है जो काफी ज्यादा पावरफुल क्लैन है और दूसरा क्लैन डानरी क्लैन है। डानरी क्लैन और नैमगोंग क्लैन के लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि जितने भी लुटेरे बैंडिट्स लोग हैं उन सभी लोगों के लिए वो राइटियस सेक्टर का काम करते हैं, उन सभी को सजा देते हैं। तो अब यहाँ पर इनकी डिटेल इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म का इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जो कि इस सभी मामलों को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर लेटली कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें लोग सुसाइड कर रहे हैं और जहाँ पर सुसाइड होने की वजह भी उन्हें पता नहीं चल रही। इसी वजह से अब यहाँ पर अगली एपिसोड में पता चलेगा कि उन्हें यहाँ पर क्या कुछ पता चलने वाला है, क्या उन्हें सोसम के बारे में कुछ पता चल पाएगा कि ये सब कुछ जो कुछ भी कर रहा है वो सोसम कर रहा है या नहीं।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैं डांदरी क्लैन के एक स्पेशल हाल के बारे में बताया जाता है कि वहां पर एक ब्लैक क्रो हाल के नाम का एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जिसके लीडर का नाम की डाई ही होता है। तो की डाई हो जो होता है जहां पर हर किस्म के मामलात को इन्वेस्टिगेट कर दिया जिसमें मर्डरिंग शामिल होती है या किलिंग वगैरह इस तरह के जो भी वाकये होते हैं। तो अब यहाँ पर पिछले एक महीने से ये हो रहा है कि काफी सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं और उनके पास फिर से एक नई रिपोर्ट आती है। तो जब से वहां पर मास्टर की डाई हो उस पेपर को ओपन करते हैं और इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं कि फिर से यहाँ पर एक नेचुरल सुसाइड का केस आया। उन्हें लगता है जैसे कि यहाँ पर एक सुसाइड प्लेग फैल गया हो, सभी लोग उन्हें सुसाइड करना शुरू कर दिया। अचानक से लोग यहाँ पर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है, लोग खुद से अपनी जान लेना शुरू कर दिया है। जब भी यहाँ पर किसी को देखा जाए तो वो यहाँ पर किसी न किसी जगह के ऊपर लटका हुआ मिलता है, यानी कि जब भी यहाँ पर कोई मरता है तो वो लटका हुआ मिलता है। जहाँ पर इतने ज्यादा सुसाइड क्यों हो रहे हैं? अगर हम लोग यहाँ पर पास की बात करें तो पहले जहाँ पर महीने में कोई एक सुसाइड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक महीने में इतने सारे लोग मर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई तो इसके पीछे हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके पीछे कोई ना कोई जरूर है और कोई ना कोई ऐसा है जो कि ये जानबूझकर कर रहा है, यानी कोई साइको किलर है जो कि ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि सारे के सारे जितने भी सुसाइड हैं उनके जहां पर भी सुसाइड हुआ है वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिला। आखिर मरने वाले को इतनी क्या जल्दी थी कि उसने मरने से पहले सारे के सारे सबूत भी मिटा दिए। मास्टर की डाई हो जो होते हैं जब इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उसी के साथ ही वो अपने कमांडर से पूछता है कि बताओ कि यहाँ पर सबसे पहला सुसाइड केस किसका था, कौन मरा था। तो वो बंदा उसे बताता है कि सर एक बंदा जिसका नाम माचिल था, वो एक वेपन स्टोर हाउस वर्कर था और वो यहाँ पर सबसे पहले मरा था। सबसे पहला सुसाइड उसी ने किया था और वो हमारे क्लैन का था। तो की डाई से कहता है क्या मतलब है हमारे क्लैन, क्या वो डांदरी क्लैन का एक मेंबर था? वो कहता है जी सर वो डांदरी क्लैन का ही एक मेंबर था। तो उसी के साथ ही मास्टर से कहते तो फिर मुझे उस लोकेशन के ऊपर लेकर चलो जहां पर उस माचिल ने सुसाइड किया था, मैं उस जगह को जाकर देखना चाहता हूं जहां पर वो मरा है। तो वो बंदा उसे बताता है कि सर वो एक वैश्या खाना में मरा था, एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है जिसे फैंगजैंग इन कहते हैं। सभी लोग वहां पर मजे करने के लिए जाते हैं और मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो अक्सर वहां पर एक लड़की के साथ मजे करने के लिए जाता था। लेकिन आपको खुद वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, वो कोई अच्छी जगह नहीं है। तो लीडर उसे कहता है नहीं, मुझे लगता है कि मुझे खुद इस मसले को हल करना चाहिए। ये मसला और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन यहाँ पर केस बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है उसी होटल का दिखाया जाता है। ये लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद मैनेजर उन्हें उस लास्ट रूम में लेकर जाता है और कहता है जी सर यही वो रूम है। मैं यहाँ पर अच्छी तरह से मुझे याद है कि मैंने उसे यही रूम दिया था। मैंने उसे कहा था कि लास्ट रूम के सेकंड फ्लोर के लास्ट रूम के अंदर जाकर वेट करो, मैं वहां पर चोसन लड़की को भेजूंगा। मैं और चोसन हम दोनों को यहीं पर वो मिला था, वो ऊपर बीम के साथ उसकी बॉडी लटक रही थी। तो मास्टर वहां पर अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद कहता है कि मुझे समझ नहीं आई कि आखिर एक बंदा यहाँ पर इस एक लड़की के साथ मजे करने के लिए आया और वहां पर आकर सुसाइड क्यों करेगा, वो यहाँ पर क्यों मरेगा, माचिल यहाँ पर क्यों मरा और किसने उसे मारा। और अंदर आने के बाद वो एक एक जगह को चेक करता है, वो दीवारों को चेक कर रहा होता है कि वहां पर लकड़ियां जो है बड़ी टाइटली लगी होती हैं और उनके अंदर कोई होल भी नहीं होता। ग्राउंड को चेक करता है कि उनको उखाड़ना भी पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है कि यहाँ पर कैसे कोई आकर अंदर आकर उसे मारकर वापस बाहर जा सकता है, क्योंकि मैनेजर ने कहा कि वो बाहर से अंदर आए थे। अगर वो बाहर से अंदर आए थे और अंदर से दरवाजा बंद था तो फिर यहाँ पर इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई किसी दूसरे रास्ते से अंदर आया है। और इन रूम्स के अंदर खिड़कियां भी नहीं है क्योंकि स्पेशली जो लोगों के मजे करने के लिए रूम बनाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है कि दूसरे रूम के अंदर से कोई दीवार को उखाड़ कर अंदर आया हो। तो वो उस दीवार को चेक करता और कहता है लेकिन यहाँ पर इस दीवार के अंदर से भी कोई अंदर नहीं आ सकता। तो इसी के साथ वो मैनेजर से पूछता है कि मैनेजर क्या इसकी छत को ऊपर उठाया जा सकता है, क्या छत को उठाकर अंदर आना पॉसिबल है? तो मैनेजर उसे कहता है नहीं सर, इसकी छत को उठाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि छत को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर कीलों के साथ नीचे की दीवार के साथ लगाया गया है और यहाँ पर नीचे जो इसके बीम भरे गए हैं उन बीम्स के साथ इसको पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया। इसका मतलब यह कोई भी छत को उठा नहीं सकता, ना ही यहाँ पर दीवार को उखाड़कर वापस दीवार को वहां पर लगा सकता है। तो मास्टर की डाई से कहते हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई बाहर से नहीं आया। फिर साथ ही वो उससे पूछते हैं कि साथ वाले रूम में कौन था, इसके नेबर वाले रूम में, यानी कि इसके साथ जो सेकंड रूम है उसके अंदर भी कोई ना कोई तो होगा और मुझे बताओ कि वो कौन था। तो वो उसे बताता है कि सर वो भी एक डांदरी क्लैन का ही एक लड़का था, एक गूंगा लड़का है जो कि माचिल के लिए काम करता है, उसका नाम सोसैम है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमारे सोसम का दिखाता है कि मैं सोसम घोड़े को लेकर वॉक करने के लिए बाहर जा रहा था। साथ ही वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता और कहता है पिछले महीनों में मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों को मारा है उन सभी को मारने के बाद मेरा स्किल लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी जब बार पूरा हो जाएगा तो मैं ब्रेक थ्रू करने के बाद लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। जब मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो फिर मैं हो सकता है कि स्ट्रॉन्गर बन जाऊं। और साथ ही वो कहता है कि ये यहाँ पर ज्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि कल मैंने जिस बंदे को मारा था वो एक मार्शल आर्टिस्ट था। इसका मतलब यह है कि एक मार्शल आर्टिस्ट को मारने पर मुझे यहाँ पर ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा उतना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्गर बनता जाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट को मारना चाहता हूँ तो फिर उसके लिए मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनके पास स्पेशल
पावर्स होती है और वो की पावर्स के साथ मेरे पर अटैक कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितने लोगों को मारा वो सारे के सारे कॉमनर्स थे, यानी कि आम इंसान थे। तो मैं सोचता वहां पर अभी आपस में यही सोचता वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है कि एक गली के अंदर से एक गुंडा जो होता है बोलता है और कहता है कि देखो तो यहाँ पर कौन है, हमारा छोटा सैम है, देखो हमारा सैम वहां पर अकेला जा रहा है। तो सैम क्या तुम हमसे बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आओगे? सैम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, क्या तुम अपने ब्रदर्स को हेलो नहीं बोलोगे? तुम्हारे ब्रदर्स यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो मैं सैम जो होता हूँ सभी की तरफ देखता और कहता है कि ये तो गली के गुंडे हैं, मुझे यहाँ पर इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, और इसी के साथ वो इग्नोर करके आगे चल पड़ता है। जबकि गुंडा जो होता है उसे कहता है कि सैम क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पर हमें पहचान नहीं पा रहे? हो सकता है काफी दिन हो गए हैं तुमसे बात नहीं की, इसी वजह से तुम यहाँ पर हमें पहचान नहीं पा रहे। तो मैं सोच रहा था कि इनको इग्नोर करना ही ज्यादा बेहतर होगा। और जैसे वो जाने लगता है तो उसी के साथ ही वो गुंडा आगे बढ़ता है, उसे बालू से पकड़ता है, उसे खींचकर गली में ले आता और कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जो तुम यहाँ पर अपने बिग ब्रदर को पहचान नहीं पा रहे। क्या तुम लास्ट टाइम वाली भूल गए हो कि तुम्हें कितनी बुरी तरह से मैंने पीटा था? लगता है कि तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो सैम को बालू से पकड़कर खींचकर गली के अंदर ले आता है और उसके घोड़े को भी उसके साथ ही ले आते हैं। तो मैं सैम सोच रहा था क्या मैं इस कमीने को यहीं पर मार डालूं, और क्या इसे मारने के बाद मैं इसे सुसाइड का रूप दे सकता हूं, लेकिन गली के अंदर इसके साथ कुछ और भी गुंडे हैं, इतने सारे लोगों को मैं यहाँ पर कैसे मारूंगा? और वैसे भी यहाँ पर इन बेकार लोगों को मारकर मुझे क्या मिलने वाला है? इन सभी को मारकर मुझे कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो मैं सैम सोच रहा था कि चलो चल के इनके पास से कुछ 2-4 पंचेस खाते हैं, क्योंकि गली के गुंडे हैं, मुझे 2-4 पंचेस मारेंगे और फिर मुझे छोड़ देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर से वापस चला जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही वो उसे पीटना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वहां पर वो एक जबरदस्त पंच मारता है, इसी के साथ ही पीछे से एक बंदा निकल कर आता है और उसे कहता है कि बस बहुत हो गया। और ये बंदा जो होता है एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, और वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि मैं तुम लोगों से क्या कहा था कि सैम को यहाँ पर बड़े प्यार से लेकर आना है, लेकिन तुम यहाँ पर उसे खींचते हुए मारते पीटते लेकर आ रहे हो। तो वो गुंडा उसे कहता है कि लॉर्ड जैंग हो, आप प्लीज यहाँ पर माफ करिएगा, हम लोग तो बस यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। तो वो बंदा जैंगो जो होता है वो आगे बढ़ता जाकर उसके घोड़े के ऊपर हाथ फेरता और कहता है कि ये घोड़ा तो बहुत ज्यादा कमाल का है, मुझे लगता है कि ब्लैक सोसाइटी के लीडर को ये घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उसने एक बार गली में इस घोड़े को देखा था और उसने कहा था कि उसे ये घोड़ा चाहिए, और इसी वजह से मैंने तुमसे कहा था कि सैम को खींचकर गली के अंदर लेकर आओ ताकि हम लोग इसके पास से घोड़ा ले सके। और इसी के साथ ही जैंगो जो होता है वहां पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है। तो हमारा सैम देखकर समझ जाता है कि ये कमीना यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहता है और मेरे पास से घोड़ा छीनना चाहता है। मुझे नहीं पता कि इसका प्लान क्या है, लेकिन ये कमीना शुरुआत से यहाँ पर यही चाहता है कि मैं इस जगह के पर मर जाऊं और ये घोड़ा लेकर चला जाए। लेकिन इस कमीने ने यहाँ पर गलत अपोनेंट को चूज कर लिया है, जो भी सोच रहा है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होने वाला। और इसी के साथ ही हमारा जैंगो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? मैंने यहाँ पर दोबारा तुमसे नहीं पूछना, मैंने कहा कि क्या मैं इस घोड़े को लेकर जा सकता हूँ प्यारे सैम। तुम्हारा सैम जो होता है आगे से बोलता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जो सोच रहे हो कि मुझे मारकर इस घोड़े को ले जाओ, तो क्यों ना तुम इस घोड़े को ले जाओ और मुझे मार डालो। तो ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो गूंगा था, ये बोल कैसे सकता है? और जैसे यहाँ पर वो इतनी बात करके हैरान हो रहे होते हैं, इसी के साथ ही हमारा सैम जो होता है वहीं पर से अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है। और आपको पता है कि उसकी इन्वेंट्री एक पोर्टल की तरह है, और इसका पोर्टल 2 वे होता है, यानी कि वो एक साइड के ऊपर से हाथ डालता है, वहीं पर से उसके अंदर से तलवार पकड़ता है, और दूसरी साइड के ऊपर से वो तलवार जो होती है वो सीधी जाकर जैंगो के गले के अंदर धंस जाती है। तो एल्डर जैंगो को वहां पर रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, उस बेचारे को रिएक्शन करने का वक्त नहीं मिलता, और वो ब्लेड जो होता है उसके गर्दन के अंदर धंस जाता है। और जैसे ही वहां पर जैंगो मरता है तो एल्डर जैंगो के मरने के साथ ही उसका एक्सपीरियंस पॉइंट उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां पर वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। और वो लेवल 2 में ब्रेक थ्रू करता है तो वहां पर जबरदस्त लाइट चमकती है और रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लेवल 2 के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के बाद हमारा सैम कितना पावरफुल हो गया है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ट्रू साइको के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे सैम को वो गुंडे जो होते हैं वो जब खींचकर वहां पर अंदर लेकर जाते हैं, वहां पर एक एल्डर जैंगो निकलता है और हमारा सैम जो होता है जैंगो को मार डालता है। उसे मरने के साथ उसका लेवल अप हो जाता है और वहां पर से रोशनी चमकी थी। तो उसी के साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। और ब्रेक थ्रू करने के साथ ही वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और उसका लेवल अप होने के बाद वो और भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ये देखने के बाद वो गुंडे जो होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये तो एक डीमन है, ये तो एक मॉन्स्टर है, हमें यहाँ से भागकर जाना होगा। और वो लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। सैम उसके बाकी के साथियों को वहां पर मार डालता है। वो गुंडा जो कि जिसने उसे खींचा था वो भाग जा रहा होता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। लेकिन इसी के साथ उसे वहां पर एक चीज के साथ वो टकरा जाता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है तो उसी के साथ ही कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा है। तो वो हमारा सैम होता है। सैम उसकी टांग पकड़ता है और उसे खींचकर पीछे ले आता है, वापस उसी गली के अंदर ले आता है। और
वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे बुली करके इसके पास से कुछ पैसे लेना चाहता था। हर बार की तरह जब यहाँ पर जैसे गुजरता था मैं इसे पकड़कर गली में पीटता था और उसके पास से कुछ पैसे निकाल लेता था, और आज मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। ये तो जैंगो की वजह से वो कमीने को यहाँ पर इसके पास से घोड़ा चाहिए था, लेकिन ये गूंगा यहाँ पर बोल सकता है और मुझे इस बारे में पता भी नहीं था, और ऊपर से इसने यहाँ पर एल्डर जैंगो को मार दिया जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट था। अगर यहाँ पर इसने उसको मार दिया तो फिर तो यहाँ पर मुझे भी मार डालेगा। तो इसी के साथ थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि वो उसे खींचता वहां पर और ज्यादा अंधेरी गली के अंदर ले जाता है। वहां पर लाने के बाद उसके बाकी साथियों को उसने मार दिया हुआ है। तो जब क्योंकि वो वहां पर बेहोश हो गया था तो वो गुंडे को जब होश आती है वो सामने की तरफ देखता है। तो मां सोसम कहते तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। तो वो कहता है कि तुम एक डीमन हो, तुम एक डीमन हो, प्लीज मुझे यहाँ पर से जाने दो। जबकि सोसम अपना नाइफ लेकर उसकी गर्दन के ऊपर रखता है और उसे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर से तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता कि वो कमीना इंसान जिसको मैंने सबसे पहले मारा था वो कमीना इंसान क्या काम करता है, क्या वो भी तुम्हारी तरह एक गुंडा है? क्योंकि वो गुंडा दिखाई नहीं देता। तो वो गुंडा उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर जैंगो की बात कर रहे हो, वो एक एल्डर है। तो हमारा सोसैम उसे कहता है हाँ जो भी उसका नाम है। थोड़ी देर पहले उसने क्या कहा था कि वो घोड़ा किसको देना चाहता है जिसके लिए वो यहाँ पर मेरे पास से घोड़ा चोरी कर रहा था। तो वो कहता है कि वो यहाँ पर ब्लैक सोसाइटी की बात कर रहा था, क्या तुमने कभी ब्लैक सोसाइटी के बारे में नहीं सुना? तो सोसम कहता है कि नहीं मैंने तो कभी नहीं सुना। तो वो उसे कहता है कि ब्लैक सोसाइटी यहाँ पर एक अनऑर्थोडॉक्स म्यूजियम की एक गैंग है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गैंग्स हैं जो कि अनऑर्थोडॉक्स म्यूजियम में आती हैं, क्योंकि दो तरह के म्यूजियम है, एक तरफ लाइटिस्ट लोग हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर थग लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं जिन लोगों ने अपनी एसोसिएशंस बना रखी हैं। तो यहाँ पर जैंगो के अंदर दो तरह की पावरफुल फोर्सेज हैं, एक ब्लैक सोसाइटी है जो कि गुंडों की फोर्सेज है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि क्या वो यहाँ पर इस ब्लैक सोसाइटी का कोई एल्डर था? तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ब्लैक सोसाइटी का कोई एल्डर था, लेकिन अगर वो यहाँ पर कोई एल्डर बनना चाहता है तो इसी वजह से वो तुम्हारे पास से घोड़ा छीनना चाहता था, ताकि वो ब्लैक सोसाइटी के लीडर को जाकर घोड़ा रिप्रेजेंट करके तोहफे में उसके पास से उसका फेवर ले सके। सोसैम उससे पूछता है कि मुझे ब्लैक सोसाइटी के लीडर के बारे में बताओ। तो उसे कहता है कि ब्लैक सोसाइटी के लीडर का नाम बैंग बैंग पोयोम है। बैंग बैंग पोयोम ने यहाँ पर तुम्हें मारने के ऑर्डर्स दिए थे, उसी के लिए तो जैंगो यहाँ पर तुम्हें हमारे जरिए से खींचकर अंदर लेकर आया था ताकि वो हम लोग यहाँ पर तुम्हें मार डाले और उसके बाद वो घोड़ा लेकर जा सके। तुम्हारा सोसम सोच रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पर पहली बार पता चला है कि इस जगह के ऊपर अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप भी हैं, यानी कि पहले तो यहाँ पर सारे के सारे मुझे यही पता था कि मार्शल मास्टर्स हैं, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट के अलावा यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट को भी दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तो हमारा सोसैम उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर इस अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप के बारे में हर एक चीज बताओ, तुम ब्लैक सोसाइटी के बारे में क्या जानते हो और इसके अलावा यहाँ पर और कितने ग्रुप्स हैं जो कि गुंडों के हैं, यानी कि इस तरह के अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप हैं, उनके बारे में मुझे सब कुछ चाहिए होगा। अगर तुम मुझे बताओगे तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो वो गुंडा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं बच जाऊंगा, और इसी के साथ उसे वहां पर बताना स्टार्ट करता है। तो वो उसे यहाँ पर सारी डिटेल्स बता देता है, लेकिन साथ ही मां सोसम उसको मार डालता है और उसके मरने के बाद वो उसकी बॉडी को अपनी इन्वेंट्री के अंदर रख लेता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर से हर एक सबूत मिटा दिया है, क्योंकि हर एक जगह को क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता। और वहां पर वो आसपास देखता है और कहता है कि मैंने इस जगह को पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। वहां पर उस जगह को क्लीन करने के बाद मां सोसम कहता है कि लेकिन आज मुझे यहाँ पर कुछ नई बातें पता चली हैं अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बारे में, कि यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन भी है। पहले मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिकार ढूंढ रहा था, फिर चाहे वो राइटियस फैक्शन से हो या फिर किसी और फैक्शन से हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के नाम के लोग भी है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो लालच लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। अगर ऐसे लोगों को मारा जाए तो फिर उसे ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और कोई मेरे पीछे भी नहीं आएगा। तो इसी के साथ ही मां सोसम जो होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पर अपना टारगेट बदल लिया है, अब मुझे पता है कि मुझे किसको जाकर पकड़ना और किसको मारना है। अगर मुझे लेवल अप करना है तो फिर मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी इन सभी कमीनों को मारना होगा, यानी कि यहाँ पर इन गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर मारना होगा, क्रिमिनल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा, मैं लेवल अप करूंगा। लेकिन वहां पर मार्शल मास्टर्स हो सकते हैं जिसके लिए मुझे यहाँ पर जल्दी से लेवल अप करना पड़ेगा। अगर मैं लेवल 2 पर पहुंचूंगा तो मेरे स्किल्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे और मुझे नए स्किल्स मिलेंगे। और हमारे सोसम ने जब यहाँ पर लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू किया है तो लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी बॉडी जो है वो काफी हद तक रिपेयर हो चुकी है, जहां तक कि उसकी बॉडी के ऊपर मसल भी आ चुके हैं और साथ उसके सारे जख्म भी हील हो चुके हैं। तो सोसम कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करता हूँ और इस दौरान अगर मुझे यहाँ पर मार भी पड़ती है, चाहे मैं जख्मी क्यों ना हूँ, लेकिन जब जैसी ब्रेक थ्रू करूंगा मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि मैं वहां पर जाकर ब्लैक सोसाइटी के लोगों को मारकर रिस्क ले सकता हूँ। और साथ ही वो सोच रहा था लेकिन मुझे एक चीज जो है जो यहाँ पर खटक रही है वो ये कि जब मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लेवल 1 से ब्रेक थ्रू किया तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही पावरफुल रोशनी चमकी थी, जो कि यहाँ पर अटेंशन ड्रा कर सकती है, बहुत सारे लोगों को एक जगह का इकट्ठा कर सकती है। इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा कि जब मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ तो मैं किसी ऐसी जगह के ऊपर हूँ, किसी बंद कमरे के अंदर जहाँ पर कोई मुझे देख ना सके, या फिर जहाँ पर मैं किसी को मार रहा हूँ उसे किसी ऐसी जगह के ऊपर ले जाऊँ जहाँ पर कोई भी ना हो। क्योंकि यहाँ पर एक शिकारी जो होता है वो शिकारी एक ऐसा होना चाहिए जो कि पूरी तरह से अपने शिकार या फिर आसपास के माहौल में घुल मिल जाए और किसी को इस बारे
में पता भी ना चले कि एक शिकारी उनके बीचों बीच घूम रहा है। इसी वजह से मैं जहाँ पर ये करना चाहता हूँ, मुझे जहाँ पर एक बेस्ट हंटर बनना है। एक बेस्ट हंटर बनने के लिए जरूरी है कि मैं जहाँ पर आसपास के माहौल में पूरी तरह से घुल मिल जाऊं। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही मकसद है, लेवल अप करना है और इन गुंडों को मारना, इन सभी क्रिमिनल्स को मारना, और मुझे पता है कि मेरे दुश्मन मुझे कहां पर मिलेंगे। तुम्हारा सोच सैम जो होता है इसी के साथ ही वहां पर से चल पड़ता है वापिस अपने घर की तरफ। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अगर जांगो में सर्वाइव करना है, इन मार्शल मास्टर्स के बीच में सर्वाइव करना है, तो मुझे लगता है कि जहां पर स्ट्रॉन्गर बनना ही पड़ेगा, जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गूंगा बनकर या फिर मासूम बनकर मैं इन सभी के बीच सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये सभी कमीने लोग हैं और इस बात के भरोसा नहीं करने वाले। तो इसी के साथ ही में यहाँ पर से एक हिंट दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन का, जिसमें एक कैरेक्टर जो होता है जो कि यहाँ पर मास्टर की डायो होते हैं। तो मास्टर की डायो आते हैं और आकर सोसैम के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुमने माचिल को मारा है। तो जैसे ही वो यहाँ पर उसे ये कहते हैं क्या तुमने माचिल को मारा, और साथ ही वो अपने हाथ के अंदर से अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करते हैं और उसके कंधे के अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। हमारा सोसम यहाँ पर की डायो से कैसे बच पाएगा ये हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। तो सोसम जो होता है वो वापस आ जाता है, अपने स्टेबल के अंदर आकर बैठा होता है। वहां पर सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर यहाँ पर एक क्रिटिकल एरर है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एरर तो मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इस गेम का हिस्सा बन गया हूँ, मुझे इस जगह के ऊपर होना नहीं चाहिए था। ये गेम रियल वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक गेम है, जबकि ये गेम अपने आप में यहाँ पर एक अंदर से वर्ल्ड है जिसके अंदर मैं आ चुका हूँ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इसी वजह से एक बहुत बड़ा एरर है। तो सोसम कहता है कि मैं यहाँ पर इस एरर के बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकता, कि इस एरर को रिमूव भी नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो छोड़ो, अब यहाँ पर अपने स्टैट्स को देखते हैं। तो लेवल अप करने के बाद अब यहाँ पर जहाँ पर पहले उसके जितने भी जो उनके उसके पैसिव स्किल्स थे उनके अगर सवालिया निशान आ रहे थे, अब यहाँ पर उस जगह के ऊपर बार्स आ जाती हैं, यानी कि वो थोड़े बहुत बढ़ चुके होते हैं और अब यहाँ पर उसके पास क्वांटिटी आ रही होती है। तो हमारा जो सोसैम होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे स्किल्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं थोड़ी देर पहले, यानी कि जब मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया था तब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे। इसका मतलब उस वक्त ये जीरो थे और अब यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे जैसे मैं लोगों को मारूंगा वैसे वैसे यहाँ पर ये बढ़ते जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि उस एरर की वजह से जो कि सिस्टम के अंदर है, ये जिस चीज मेरे जो स्किल्स हैं वो एक खास लेवल के ऊपर रुक चुके हैं और इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि सारे के सारे एक ही जगह के ऊपर रुके हुए होते हैं और उससे आगे बाहर नहीं बढ़ रहा होता। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर की डायो जब यहाँ पर आएंगे तो क्या उनके पास कोई सबूत भी है या फिर वो ऐसे ही आकर इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि क्या तुमने माचिल को मारा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ट्रू साइको के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोसम जो होता है वहां पर अपने सिस्टम विंडो को देख रहा होता है और वहीं पर से वो अपने स्किल्स को एक्टिवेट करता है। स्किल्स के अंदर देखता है कि उसके पास क्या स्किल्स हैं, तो वो बस यहाँ पर नॉर्मल से स्किल्स होते हैं जिसमें थ्रो, स्टैब और स्लैश इस तरह के स्किल्स होते हैं। तो वो कहता है ये सारे के सारे तो पैसिव स्किल्स हैं जो कि गेम स्टार्ट करने पर किसी भी नॉविस को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि मेरे पास कोई खास स्पेशल स्किल नहीं है, लेकिन लास्ट के ऊपर वहां पर एक स्पेशल स्किल होता है जो कि लेवल 1 पर ब्रेक थ्रू करने, लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू करने के बाद से मिला था और वो स्पेशल स्किल का नाम होता है स्पिरिट आई। तो वो कहता है ये स्किल कैसे काम करता है, मैंने पहले कभी स्किल को नहीं देखा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां पर ये लेवल अप करने पर मिलता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि गेम के अंदर भी मैंने जहां पर स्किल को नहीं देखा था और यहाँ पर स्पिरिट आई का मैं करूंगा क्या। और इसी के साथ ही हमारा जब सोसम जब वहां पर सोच रहा होता है स्पिरिट आई के बारे में, स्पिरिट आई एक्टिवेट हो जाती है और स्पिरिट आई जब एक्टिवेट होती है तो उसी के साथ ही वहां पर उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है स्पिरिट आई तभी एक्टिवेट होगी जब तुम यहाँ पर बहुत ही पावरफुल दुश्मन का सामना करने वाले होगे। जब एक पावरफुल दुश्मन जो है वो तुम्हारे 20 मीटर के रेडियस में होगा तब यहाँ पर स्पिरिट आई एक्टिवेट हो जाएगी और तुम्हें बताएगी कि दुश्मन तुम्हारे करीब पहुंच चुका है। इसी के साथ ही वहां पर काउंट टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उसे यहाँ पर 20 सेकंड्स का समय दिया जाता है कि 20 सेकंड के टाइम के अंदर वो यहाँ पर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है और सिस्टम उसे वार्निंग दे रहा था और कहता है कि एक दुश्मन जिसके यहाँ पर पावर लेवल में तुम्हारे लेवल से 10 गुना ज्यादा पावर डिफरेंस है, यानी कि अगर देखा जाए अगर वो इस गेम का हिस्सा होता तो उसके पास यहाँ पर इस वक्त लेवल 10 होता और तुम इस वक्त लेवल 2 के ऊपर हो। तो वो कहता है कि ये क्या, इसका मतलब यह कोई बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वो कहता है क्या मुझे यहाँ पर से भाग जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन साथ ही सोसम कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसे ही घबरा रहा हूँ, ये कोई दुश्मन नहीं है बल्कि यहाँ पर डानरी क्लैन के अंदर कोई दुश्मन कैसे आ सकता है और मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है, क्योंकि डानरी क्लैन एक फेमस क्लैन है। यहाँ पर अगर इनके ऊपर अटैक हुआ है तो किसी का यहाँ पर मेरे पर आकर अटैक करने का क्या ही तुक बनता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक काम सा सर्वेंट हूँ और मुझे यहाँ पर मारने के लिए कोई क्यों आएगा।
मुझे लगता है कि सिस्टम यहाँ पर जो भी मेरी तरफ आगे बढ़ा वो स्ट्रॉन्गर है, इसी वजह से उसे यहाँ पर मेरा दुश्मन कह के पुकार रहा है, वरना यहाँ पर दुश्मन कोई नहीं है। और इसी के साथ ही वहाँ पर वो कहता है कि मुझे बस शांत रहना होगा, अगर मैं शांत रहूंगा तो फिर यहाँ पर पता चल पाएगा कि आखिर कौन है, और अगर कोई यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्गर हुआ तो मैं उसे मार तो बिल्कुल भी नहीं पाऊंगा। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर ये बंदा जो भी है उसकी पावर लेवल में मेरी पावर लेवल में पूरे 8 लेवल का डिफरेंस है। लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू करने के लिए अगर मैंने यहाँ पर 100 लोगों की जान लिया तो इसका मतलब यह है कि मुझे कम से कम यहाँ पर 800 लोगों की जान लेनी पड़ेगी, तब मैं जाकर यानी कि 1000 पर जाकर मैं जाकर लेवल 10 पर पहुंच पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए उसके सामने अपना सर झुकाकर ही बैठना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वहां पर टाइमर जो होता है वो 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड पर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है, वहां पर की डाइहो अंदर आ जाते हैं, वो अपने कमांडर के साथ वहां पर अंदर आते हैं और सोसम उनके सामने खड़ा होता है। तो वो सोसम के पास आता है, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हारा नाम सोसम है? और साथ ही वो उसे कहता है क्या तुमने माचिल को मारा है? तो सोसम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और आगे से वाह वाह करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो गूंगा होने की नौटंकी कर रहा है और कहता है कि मैं मुझे नहीं पता। लेकिन मास्टर जो होते हैं वहीं पर से अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालते हैं। जब वो अपनी की पावर को माय सोसम की बॉडी के अंदर डालते हैं, उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। तो सोसम को ऐसे लगता है जैसे उसकी बॉडी के अंदर वहां पर बिजली चली गई हो। लेकिन मास्टर की डाइहो जो होता है वो उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रहे होते हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या इसकी बॉडी के अंदर कोई मार्शल आर्ट्स के ट्रेसेस हैं या नहीं। तो वो उसकी कोर तक जाते हैं जहां पर उसकी डेंटियान्स होती है और वहां पर उसकी कोर बिल्कुल एम्प्टी होती है। और इसी के साथ ही मास्टर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। सोसम जो होता है वो उसे कहता है कि ठीक है बच्चे तुम रेस्ट करो, और साथ ही वो अपने लीडर से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो उसका कमांडर उसे कहता है लेकिन क्या हम लोग बस ऐसे ही यहाँ पर से चले आएंगे? तो वो बाहर आने के बाद उससे पूछता है कि कमांडर ये क्या आपने वहां पर कहा था कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आप पर्सनली यहाँ पर आए भी, लेकिन आपने यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया। अभी यहाँ पर आपने किया क्या? पहले आप तो यहाँ पर इसको सस्पेक्ट कर रहे थे किसी ने जहाँ पर उन सभी लोगों को मारा होगा, सुसाइड्स के पीछे ये लड़का है। तो की डाइहो उसे कहता है कि मैंने अपनी की पावर उसकी बॉडी के अंदर डाली थी ताकि मैं देख सकूं कि क्या वो एक मार्शल मास्टर है और क्या जहाँ पर वो बेस बदलकर यानी कि गूंगा या फिर एक लाचार इंसान बनकर जहाँ पर सभी के बीच में रह रहा है और असल में वो एक बहुत ही घातक शिकारी है। जब मैंने अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डाली तो मुझे जहाँ पर पता चला, तो कमांडर उसे कहता है कि सर आपको क्या पता चला? तो वो कहता है कि उसकी कोर पूरी तरह से एम्प्टी है, वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में कभी मार्शल आर्ट्स को अप्लाई नहीं किया, यानी कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी नहीं की। इसका मतलब यह है कि इन कत्लों के पीछे वो नहीं हो सकता, यानी कि सुसाइड जो भी हो रहे हैं वो सारे के सारे उसके पीछे ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मास्टर की डाइहो वहां पर सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा प्लेग है कि लोग यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई मर्डरर बिल्कुल भी नहीं है। अरे सोसम का जब वहां पर सामना होता है की डाइहो के साथ, तो उसके बाद से यहाँ पर इनकी जो राइटियस फैक्शन होती है उसके अंदर दोबारा सुसाइड होने बंद हो जाते हैं। अब कोई भी यहाँ पर मर नहीं रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक अलग वेव चल पड़ती है, एक नया पैंडेमिक वहां पर स्टार्ट हो जाता है जिसमें यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोगों का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो कहा जाता है कि वहां पर एक कहानी फेमस हो जाती है पिछले कुछ दिनों से, एक हीरो जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया, इसी वजह से वो सभी लोग उसे नेमलेस हीरो कहना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहां पर लोग आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं और पी रहे होते हैं। तो एक पियक्कड़ जो होता है वो दूसरे से कहता है क्या तुमने यहाँ पर वो स्टोरी सुनी है? तो दूसरा उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर नेमलेस हीरो की बात कर रहे हो? हाँ मैंने उसकी कहानी सुनी है, आजकल जांगो में वही तो बहुत ज्यादा फेमस है, एक नेमलेस हीरो जो कि हमारे राइटियस लोगों के लिए एक नेमलेस हीरो की तरह है। हमें उसका नाम नहीं पता, इसी वजह से हमने उसे नेमलेस हीरो कह दिया, लेकिन वो यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। क्या तुम्हें पता है कि उसने यहाँ पर किस तरह की गैंग्स को मारा है? उसने यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के कमीने लोगों को बहुत ही बुरी तरह से धूल चटाई है। तो दूसरा उसे कहता है कि जरा आराम से बात करो, अगर कोई अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा यहाँ पर हुआ तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो पहला पियक्कड़ उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी से डरता हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के अंदर से व्हाइट टाइगर गैंग और इसके साथ साथ वुल्फ गेट गैंग दोनों यहाँ पर पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट हो चुकी हैं। उस नेमलेस हीरो ने दोनों गैंग्स को तबाह कर दिया और अब यहाँ पर अगली बारी तुम्हें पता है किसकी होने वाली है? तो दूसरा बंदा उसे कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन जरा आराम से बोलो, मुझे पता है कि ब्लैक सोसाइटी की अगली बारी है और ब्लैक सोसाइटी के लोग यहाँ पर ये बात सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। पहला पियक्कड़ उसे कहता है कि हाँ देखना यहाँ पर ब्लैक सोसाइटी भी नहीं बचेगी, बहुत ही जल्दी हमारा नेमलेस हीरो वहां पर भी जाएगा और जाकर ब्लैक सोसाइटी के कमीने लोगों को भी मार डालेगा और देखना उन सभी लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो यहीं पर से दिखाते हैं कि हमारा सोसम उसी जगह के ऊपर बैठा होता है, वहां पर से अपना कंटोप पहनकर बाहर निकल जाता है और यहाँ पर से सीधा वो आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पर ब्लैक सोसाइटी का बेस होता है। तो ब्लैक सोसाइटी के बेस के बाहर पहुंचता है, बिजलियां चमक रही होती है और वो उनके दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तो यहीं पर से ऊपर दरवाजे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक गार्ड जो होता है वो ड्यूटी पर होता है, लेकिन वो सो रहा था। दूसरा गार्ड वॉशरूम गया था, वापस आने के बाद उसके सर में थप्पड़ मारता और कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम कर क्या रहे हो? तुम यहाँ पर सो कैसे सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज हम सभी लोग पूरी तरह से अलर्ट रहना है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर नेमलेस
नेमलेस हीरो जो है वो यहाँ पर आकर हम सभी लोगों को मारने वाला है। वक्त तुम्हारी ब्लैक सोसाइटी उसके निशाने के ऊपर है, क्योंकि वो पहले यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के 3 बड़े सेक्टर्स को बर्बाद कर चुका है। 3 बड़ी गैंग्स जिसमें व्हाइट टाइगर गैंग और यहाँ पर वुल्फ गेट सेक्टर शामिल हैं। उसने दोनों सेक्टर्स को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया और अब यहाँ पर ब्लैक सोसाइटी बचा है। अकेला ब्लैक सोसाइटी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। इसी वजह से हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, चुकन्ने रहना होगा। और उसी के साथ उसका साथी जो होता है फिर से वहां पर चुप कर जाता है। तो वो कहता है बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम फिर से यहाँ पर सो गए हो? और जैसे वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर देखकर हैरान हो जाता है कि उसके साथी की की मुंडी उसके साथ नहीं होती, उसकी गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है। वो कहता है ये क्या हुआ? तो इसी के साथ ही नेमलेस हीरो यानी सोसम उसके पीछे आ जाता है। तो वो अपनी तलवार निकालकर कहता है कि नेमलेस हीरो यहाँ पर आ गया, लेकिन इतनी देर में उसकी गर्दन भी काट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो उसके बाद हमारा नेमलेस हीरो यानी सोसम जो होता है वहां पर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद कहता है तो आज यहाँ पर ब्लैक सोसाइटी की बारी है, लेकिन साथ ही अंदर सामने से काफी सारे तीर उसके ऊपर चलते हैं और वहां पर बहुत सारे तीर चलते हैं। तो वो सामने की तरफ देखकर हैरान होता है कि ब्लैक सोसाइटी के लोग पहले से यहाँ पर तैयारी करके खड़े होते हैं। उसके सामने वहां पर पूरी एक आर्मी खड़ी होती है उसे मारने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सोसम क्या यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा और क्या यहाँ पर इनके लीडर प्योम को मार पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ट्रू साइको के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सोसैम जो होता है जैसे ही वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर आता है तो वहां पर अंदर आने के बाद उसके सामने पूरी फौज खड़ी होती है। वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सोसैम जो होता है वहीं पर रुक जाता है। तो उनमें से एक उसे कहता है कि हमें पता था कि तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए जरूर आओगे, तो नेमलेस कीड़े कहीं कि आज यहाँ पर तुम हमारे हाथ से मरने वाले हो। जब किसी के साथ सोसैम जो होता है वो अटैक करने के लिए रेडी होता है, फिर साथ ही वहां पर फिर से बिजली चमकती है। जैसे वहां पर बिजली चमकती है तो वो सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि इस कमीने को यहीं पर मार डालो। सभी लोग बड़ी तेजी के साथ सोसैम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। वो सभी लोग जंप करते हुए सोसैम के करीब पहुंच जाते हैं, जबकि हमारे सोसैम ने जब यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया था और अब यहाँ पर उसके पास कुछ नए स्किल्स आ चुके हैं और जहाँ पर उन्हीं स्किल्स में से एक स्किल जिसका नाम 1000 आर्मी स्वीप होता है वो स्पेशल स्किल को यूज करता है और वहां पर अपनी तलवार को रिलीज करता है। तो उसकी तलवार के अंदर से रेड कलर का ऑरा निकलता है और वो ऑरा जो होता है वो बिल्कुल एक एनर्जी बीम की तरह यूज होता है। वहां पर सामने की तरफ उसकी तलवार की ऑरा के साथ जो चीज भी टकराती है वो 2 हिस्सों में कट जाती है। तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यार ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। तुम्हारा सोसैम बड़ी तेजी के साथ उनके बीच से अपनी तलवार को घुमाते हुए आगे गुजरता जाता है और वहां पर खून की नदियां बह रही होती हैं। सभी लोग वहां पर उसके साथ कटकर मर रहे होते हैं, जब किसी के साथ ही एक मार्शल मास्टर निकलता है और कहता है सभी लोग पीछे हटो, मैं ऐसे मारता हूँ। अपना भाला लेकर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। जैसे वो सोसैम के करीब पहुंचता है इसी के साथ हमारा सोसैम वहीं पर से एक लड़के का बाजू पकड़ता है और उसे उठाकर उसके ऊपर दे मारता है। जब वो सामने की तरफ उसे पटकता है तो फिर साथ ही वहीं पर से अपनी तलवार उसकी बॉडी के दंसाता है। तो वो जो भाले वाला लड़का आया था वो और दूसरा लड़का जिसका उसने हाथ पकड़ा था उन दोनों की बॉडी के आर पार अपनी तलवार कर देता है। दोनों को एक ही तलवार के अटैक के साथ वहां पर मार डालता है। तो उन दोनों के मरने के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ और लोग निकलते हैं और कहता है कि इस कमीने को मार डालो, इसे छोड़ना मत। तो साइड के ऊपर से एक और मार्शल मास्टर निकलता है और कहता है कमीने अब तू कहां पर जाएगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्योंकि दूसरी तरफ जहां पर उसने जिन लड़कों को तलवार के साथ मारा था वो लड़के उसकी तलवार को ही पकड़ लेते हैं और वहां पर उसे बाइंड कर लेते हैं। तो पीछे जो मार्शल मास्टर निकला था वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी गर्दन कटेगी, तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन जैसे वो खुश हो रहा था हमारे सोसैम के करीब पहुंचता है, हमारा सोसैम वहीं पर से अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है तो उसके अंदर से वो तलवार निकाल लेता है। और तलवार जो होती है क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर से निकलती है तो मार्शल मास्टर भी समझ ही नहीं पाता कि तलवार कहाँ से निकल आए और इसी के साथ वो तलवार उसकी गर्दन काट देती है। तो हमारा सोसैम पीछे की तरफ घूमकर देख रहा होता है कि उसने यहाँ पर उसको मार दिया। इतनी देर में वहां पर जहां पर उस लड़के ने तलवार को पकड़ रखा था वहीं से एक और लड़का उठता है और वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है और अपनी तलवार को हमारे सोसैम की बॉडी के अंदर दंसा देता है, जिससे हमारा सोसैम जख्मी होकर पीछे गिर जाता है। तो वो लड़का आगे बढ़ता है और अपने लोगों से कहता है देखो जरा, मैंने यहाँ पर अपनी तलवार के साथ इस लड़के को जख्मी कर दिया। ये नेमलेस हीरो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनविंसिबल है, ये भी हमारी तरह ही एक इंसान है और ये भी मर सकता है, इसका भी खून निकलता है। अब तुम सभी लोग उन्हें देख लिया ना, अब आगे बढ़ो और इसको मारना स्टार्ट करो। और सभी लोग जो होते हैं वहां पर अब पागलों की तरह अपनी तलवारें उठाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं, जबकि हमारा सोसैम जो होता है वहां पर अपने कंटोप को उतार देता है और साथ ही वहां पर हंस रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब इसे क्या हो गया, क्या ये पागल हो गया है जख्मी होने पर, ये यहाँ पर आगे से हंस क्यों रहा है। लेकिन हमारा सोसैम अपने दोनों हाथों में ब्लेड पकड़ता है और वहां पर पागलों की तरह हंसते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मुझे यही तो
चाहिए और वो उनके ऊपर और बेजदा किलिंग इंटेंट के साथ अटैक करना शुरू कर देता है। जबकि यहीं पर से आके दूसरी बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं कि वो तो फ्रंट डोर था, फ्रंट डोर के पीछे यहाँ पर एक और बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के बीच में यहाँ पर कुछ और सोल्जर्स बैठे होते हैं। एक सोल्जर जो कि वहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे लगा था कि वो सभी आर्मी के लोग उस नेमलेस हीरो को रोक पाएंगे, लेकिन जिस तरह से उनके चिल्लाने की आवाज आ रही है मुझे नहीं लगता कि वो सभी लोग खुद भी बच पाएंगे। वो सभी लोग यहीं पर इस जगह के पर मरने वाले हैं। आखिर मैं यहाँ पर इस जगह के पर हूँ ही क्यों और मुझे यहाँ पर इस जगह पर छोड़ा गया है उनके पर निशाना लगाने के लिए। अगर वो बचकर आ जाता है तो फिर मुझे इसे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। हम लोगों ने इतना क्या बुरा किया? हम लोगों ने बस कुछ यहाँ पर इंसानों की ट्रैफिकिंग की, कुछ उनके आर्गन्स को बेचा, कुछ औरतों के धंधा किया, कुछ यहाँ पर वाइन बेचते हैं। ये कोई बुरा काम तो नहीं है। हमारे जैसे इंसान इस तरह के काम करते हैं, फिर वो हीरो हमें यहाँ पर क्यों मारने के लिए आ रहा है? और साथ ही वो कहता है कि हालांकि हम सभी लोग लो लेवल के सोल्जर्स हैं, हम सभी लोग यहाँ पर मारे भी जाएं तो किसको फर्क पड़ता है। मैं जहाँ पर मारा गया तो इसके आगे जहाँ पर हमारे लॉर्ड का पवेलियन है, यानी कि उनकी जो ब्लैक सोसाइटी का लीडर है उसका पवेलियन उसके आगे है। तो वो कहता है कि अगर मैं जहाँ पर मर गया तो वो सीधा वहां पर पहुंच जाएगा जहाँ पर हमारे बॉस हैं और बॉस के पास पहुंचने के बाद वो बॉस के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो फिर साथ ही वो कहता है बस उम्मीद करता हूँ कि वहां से बचकर ना आ सके। वहां पर तकरीबन 100 से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं जो कि हमारे लिए उसका रास्ता रोक रहे हैं। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी तरफ देखता है कि उसने वहां पर अंधेरे के अंदर काफी सारे लोगों को छुपा रखा होता है जिनके पास तीर कमान होती है और वो लोग छुपकर वेट कर रहे होते हैं कि सामने से कोई निकल कर आए तो उसके ऊपर अटैक करे। और हमारा जो बंदा होता है वो कहता है कि इसमें हम लोग अंधेरे का फायदा उठाने वाले हैं। लेकिन साथ ही वहां पर सामने का दरवाजा खुलता है और एक बंदा वहां से निकलता है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि वो आ गया उसके ऊपर अटैक करो और सभी लोग अपने तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं और उसे मार देते हैं। तो उसके ऊपर तीर लगते हैं और इसी के साथ वो बंदा जो सामने से निकला था वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता और मर जाता है। तो मोटा आदमी कहता है कि क्या वो मर गया, क्या हमने नेमलेस हीरो को मार दिया? लेकिन साथ ही वहां पर उसके पीछे जो उसके साथी होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है अब ये अचानक से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लोग क्यों मर रहे हैं, ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? क्योंकि वहां पर अंधेरा होता है और उसे खुद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो पीछे उठकर जाता और कहता है कि तुम लोगों को क्या हो गया, तुम सभी लोग यहाँ पर बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हारे पर क्या अटैक हुआ है? तो वो आगे बढ़ता है तो जाकर देखता है कि उसके लोग मर चुके होते हैं। तो वो अपनी तलवार उठाता और कहता है कि क्या तुम वही नेमलेस हीरो हो, तुम एक राइटियस मास्टर हो, फिर तुम सभी लोगों को क्यों मार रहे हो? आखिर तुम यहाँ पर हमसे चाहते क्या हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हमने यहाँ पर ऐसा क्या बुरा काम किया है? तो हमारा हीरो जो होता है वहां पर से निकल कर आता है, फिर साथ ही वहां पर उसकी गर्दन काट देता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि तुमने क्या बुरा किया है और तुमसे क्या बुरा हुआ है। और वो वहीं पर उसको भी मार डालता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम लोगों को मारने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर फ्रंट डोर के ऊपर जितने सोल्जर्स थे वो सारे के सारे मर चुके हैं और सेंटर में जहाँ पर जो लोग थे वो भी मर चुके हैं। और अब यहाँ पर सामने उसके पवेलियन होता है जहाँ पर ब्लैक सोसाइटी का लीडर बैठा हुआ है। तो वहां सोसैम कहता है तो फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है ब्लैक सोसाइटी के लीडर से फाइट करने की। तो देखते हैं कि बैंग पोयोम वो कितना बड़ा मार्शल मास्टर है, क्योंकि अगर मैंने इसको मार दिया तो फिर मैं यहाँ पर एक और ब्रेक थ्रू अचीव कर लूंगा। तो यहीं पर से वो बैक स्टोरी बताता है कि शुरुआत में उसने यहाँ पर जो शुरू किया था उसे पता चला कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग भी जो कि क्रिमिनल्स होते हैं, तो वो उसने यहाँ पर उनको मारना स्टार्ट किया। क्योंकि शुरुआत में जब उसने लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू किया था वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था। उस वक्त उसने यहाँ पर कुछ अजीब मेथड्स को यूज किया जिसमें यहाँ पर उनको ल्योर करना, यानी वहां पर उनके सामने से भाग कर जाना और एक एक करके उनको गली में ले जाकर मारना, या फिर उनके ऊपर स्नीक अटैक करना ताकि उनको पता भी ना चले और उनके ऊपर अटैक करके उनको मार डालना। लेकिन जैसे जैसे उसने यहाँ पर इनको मारना स्टार्ट किया वैसे वैसे उसका पावर लेवल बढ़ता गया। और उसके बाद अब यहाँ पर ब्लैक गैंग का लीडर जो था वो उसके सामने था, सॉरी व्हाइट टाइगर गैंग का लीडर उसके सामने था, क्योंकि व्हाइट टाइगर गैंग के काफी सारे लोग मारे गए थे। लेकिन जब उसने व्हाइट टाइगर गैंग के लीडर को मार डाला तो उसी के साथ ही म्यूटिम के लोगों ने उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उसके बारे में कहानियां फैलाना शुरू कर दी कि एक नेमलेस हीरो है जो कि यहाँ पर राइटियस लोगों की मदद कर रहा है। हालांकि वो यहाँ पर अपने लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन उन्हें लगा कि वो यहाँ पर राइटियस लोगों के लिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो कमीने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के कमीने क्रिमिनल्स लोगों को मार रहा था। सोसैम कहता है कि जब मैंने व्हाइट टाइगर लीडर को मारा था उस वक्त मैंने 5वें लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और 5वें लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे 2 नए स्किल्स मिले थे, एक लाइट फुट टेक्निक थी और दूसरा 3 पावर स्वर्ड स्टाइल टेक्निक थी। दोनों ही टेक्निक्स काफी ज्यादा स्पेशल थी और यहाँ पर उन दोनों टेक्निक्स को मैं इस जगह के पर यूज करने वाला हूँ। तो हमारा सोसैम जो होता है वो कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर ब्लैक गैंग के लीडर के पास बैंग पोयोम के पास आ गया हूँ। इसको मारने के बाद देखता हूँ कि मुझे कौन सा नया स्किल मिलेगा। तो हमारा सोसैम जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है ताकि वो जाकर लीडर के ऊपर अटैक कर सके। तो लीडर जो होता है वो सामने बैठा होता है और वहां पर बैठे उसकी तरफ देखता है, वहां पर बिजलियां चमकती है और हमारा सोसैम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो लीडर उसे कहता है क्या तुम ही वो नेमलेस हीरो हो? तो सोसैम आगे से खामोश रहता है। तो बैंग पोयोम उसे कहता है कि तुम एक हीरो हो, फिर यहाँ पर तुम इतने सारे लोगों को मारकर इनका बर्डन क्यों उठा रहे हो? तुम्हारा सोसैम उसे कहता है क्योंकि मैं एक हीरो नहीं हूँ इसी वजह से। तो लीडर इसी के साथ उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम एक हीरो नहीं हो तो फिर तुम यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन जैसे यानी कि हमारी गैंग्स के लोगों को क्यों मार रहे हो?
तुम्हारा सोसम फिर से आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्योंकि मैं एक हीरो नहीं हूँ इसी वजह से मैं तुम लोगों को मार रहा हूँ। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या लीडर को मारना इतना आसान होने वाला है, क्योंकि वो है तो एक लीडर तो काफी स्ट्रांग भी होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ट्रू साइको के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सोसैम जो होता है वो लीडर के सामने होता है। तो लीडर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ब्लैक गैंग के लोगों को क्यों मार रहे हो। तो सोसैम उसे कहता है क्योंकि मैं एक हीरो नहीं हूँ। तो इसी के साथ लीडर जो होता है वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुमने तो यहाँ पर हर एक इंसान को बेवकूफ बना दिया, तुमने यहाँ पर सभी को पूरी तरह से बेवकूफ बनाया। असल में तुम यहाँ पर कोई हीरो नहीं हो बल्कि तुम हमारी तरह ही एक विलन हो। तो वहां सोसैम उसे कहता है कि मैं तो किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, बस सभी लोग यहाँ पर इस बात के भरोसा कर रहे थे कि उन्हें एक लीडर मिल गया, उन्हें एक हीरो मिल गया है, लेकिन मैं कोई हीरो नहीं हूं। तो इसी के साथ लीडर जो होते हैं वो अपनी तलवार उठाते हैं और उसे कहते हैं लेकिन तुमने जहां पर अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया, लेकिन अगर मैं जहां पर तुम्हारे हाथ से मरता हूं क्योंकि तुम खुद एक मास्टर हो तो फिर मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं होगा। और साथ ही वो कहता है कि चलो देखते हैं कि नेमलेस हीरो जहां पर क्या करने के लिए आया है, देखते हैं कि मैं जहां पर तुम्हें मार पाता हूं या फिर तुम मुझे मार पाते हो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक हीरो या फिर विलेन हो। और साथ ही वो अपनी तलवार उठाकर अपने प्रेशर को रिलीज करता है। तो उसका प्रेशर काफी ज्यादा स्पेशल होता है। दोनों वहां पर एक दूसरे के सामने अपने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हैं। फिर साथ ही दोनों बड़ी तेजी के साथ गायब हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अपने तलवारों के साथ अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जहां पर जिसको ज्यादा हिट लग रही होती है वो सोसैम होता है। तुम्हारे सोसैम को वहां पर बार बार हिट्स लग रही होती है और उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। और सोसैम को खुद भी यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर उसके ऊपर हिट्स क्यों लग रही हैं। और इसी के साथ ही लीडर जो होते हैं बार बार उसके ऊपर हिट लगाते हैं, वो उसके बाजू के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। और हमारे सोसैम का बाजू जो होता है वो जख्मी हो रहा होता है। सोसैम कहता है कि ये कैसे हो रहा है, वो बार बार जख्मों के ऊपर अटैक किए जा रहा है, जहां पर पहले से हिट लगी है वहीं पर वो फिर से हिट लगा रहा है। तो सोसैम पीछे हटता है, अपने बाजू की तरफ देखता है। तो लीडर उसे कहता है लगता है कि तुम्हारी बॉडी पहले से यहाँ पर बुरी हालत में है, तुम्हारी शेप तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी है। और साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके करीब जाकर फिर से अपनी तलवार घुमाकर अटैक करता है। सोसैम अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक तो करता है, लेकिन इसी के साथ ही लीडर जो होता है फिर से उसके बाजू के ऊपर हिट लगा देता है। तुम्हारा सोसैम कहता है कि मैं उसके अटैक्स को ब्लॉक भी किए जा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद तो बार बार मेरे बाजू को हिट कैसे कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि बार बार यहाँ पर मेरे बाजू को हिट क्यों कर रहा है, यानी कैसे कर रहा है। तुम्हारा सोसैम कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन अगर मैंने इसको मार दिया तो मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो जाएगी, तो मुझे इस बात की दिक्कत नहीं है कि मेरी बॉडी के ऊपर चाहे कितने ही कट्स क्यों ना लग जाए। तो लीडर जो होता है वो कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर सोच क्या रहे हो, अभी ये फाइट यहाँ पर कंटिन्यू और फाइट के बीच में कुछ भी सोचा नहीं करते, बस फाइट किए जाते हैं। और मैं सोसैम वहाँ पर 3 पावर स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो लीडर उसे कहता है कि लड़के मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लीडर उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम कहाँ पर बच कर जाओगे, तुम्हें ये मूव नहीं करना चाहिए था। और इसी के साथ ही उसकी तलवार जो होती है वो एक लंबी विप की तरह बन जाती है। तो उसकी स्वर्ड जो होती है वहां पर सॉफ्ट स्वर्ड होती है और सांप की तरह उसके बाजू के साथ लिपट जाती है। और मां सोसैम कहता है नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसकी स्वर्ड तो एक लॉन्ग सॉफ्ट स्वर्ड है और एक सांप की तरह मेरे बाजू के साथ लिपट गई। और इसी के साथ लीडर वहां पर से अपनी तलवार को पीछे खींचता है तो सोसम का एक बाजू कट जाता है। तो वो सोसम का बाजू काट देता है और मां सोसम को यहाँ पर आइडिया हो जाता है कि अब यहाँ पर इससे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो दूसरी तरफ से लीडर उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, हालांकि तुम पहली बार यहाँ पर किसी सॉफ्ट स्वर्ड से फाइट कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना आइडिया हो गया है कि सॉफ्ट स्वर्ड से फाइट करना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ही लंबी है और अपनी मर्जी से यहाँ पर मैं इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ और इसे लंबा या छोटा कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जो सोसैम होता है वहीं पर से अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करते हुए उसे किक मारता है, जिसकी वजह से लीडर उड़ता हुआ पीछे जाकर अपनी बिल्डिंग के साथ टकराता है। और मां सोसैम अपने कटे हुए बाजू के साथ अब सामने की तरफ देख रहा होता है। तो सोसैम जब वहां पर सामने की तरफ देखता है उसे वहां पर सामने एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है, एक एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा सांप जो कि वहां पर उसे काटने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो उसकी तलवार जो होती है वहां पर इतनी लंबी हो जाती है कि एक सांप की तरह बल खा रही होती है। तो लीडर बाहर निकल कर आता है और उसे कहता है कि यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि तुमने अपना एक बाजू कटवा लिया, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें यहाँ ही मुझे हिट लगाई, क्योंकि मुझे हिट लगाने के लिए तुमने अपना बाजू कटवाया था। इसका मतलब यह है कि तुम्हें किसी चीज का कोई डर नहीं है। ऐसे तो यहाँ पर कोई हीरो नहीं होते बल्कि असैसिन्स होते हैं या फिर हंटर्स होते हैं, बताओ कि तुम क्या हो। और लीडर उसे कहता है कि यहाँ पर क्या तुम्हें पता है कि जितना ज्यादा तुम अपने बारे में कम अपने दुश्मन को बताओगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास जीतने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और साथ ही वो अपनी कमीज फाड़ता है तो उसके नीचे वहां पर उसने एक बहुत ही कमाल की आर्मर पहनी होती है। लीडर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर स्नेक आर्मर पहना हुआ है, जो एक बहुत ही खास किस्म का आर्मर है, चाहे तुम यहाँ पर मेरे ऊपर कितने अटैक क्यों ना कर लो, लेकिन ये आर्मर मुझे प्रोटेक्शन देगा और तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरह की कोई चीज नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा जो लीडर उसे कहता है कि तुम्हारे पास जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जब तुमने अपना
बाजू कटवाया था उसी वक्त तुम जहाँ पर इस फाइट को हार चुके थे। अब जरा गौर से देखना मैं जहाँ पर क्या करने वाला हूँ। और साथ ही वो फिर से अपनी तलवार को घुमाना स्टार्ट करता है तो उसकी तलवार विप की तरह वहां पर घूम रही होती है। तो एल्डर उसे कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, तो नेमलेस मर्डर आप चुपचाप यहाँ पर बस मर जाओ। तो बड़ा सा स्नेक जो होता है अपना बड़ा सा मुंह खोलकर वहां पर हमारे नेमलेस हीरो यानी सोसैम के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। लेकिन वहां सोसैम जो होता है वहीं पर से ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके अटैक को अवॉइड करते हैं वहां पर ग्राउंड के ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी मिट्टी उड़ती है। तो लीडर कहता है कि क्या ये लड़का यहाँ पर धूल उड़ाकर मेरी विजन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मैं लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ में हर एक टारगेट को भी हिट कर सकता हूँ। और वहीं पर से वो किसी टारगेट को हिट करता है तो लीडर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि लो लड़के तुम्हारा काम तो हो गया, क्योंकि वहां पर उसके साथ कोई लड़का टकराता है तो वो उसकी बॉडी के आर पार अपनी तलवार को काट देता है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वहां पर वो उसे खींचकर सामने लेकर आता है तो लीडर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो मेरी ब्लैक सोसाइटी का कोई मेंबर है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, उसने क्या यहाँ पर किसी डिकोय को यूज किया, खुद वो कहाँ पर है। तो वहां सोचता है उसके पीछे होता है, वहां पर से पीछे वाली साइड से जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ अपनी 3 पावर स्वर्ड स्टाइल के सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए तलवार को सामने की तरफ थ्रो करता है। तो जैसे वो तलवार को सामने की तरफ थ्रो करता है तो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जाकर तलवार जो होती है वहां पर लीडर की बॉडी के अंदर धंस जाती है। तो लीडर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने वहां पर अपने हाथ को सामने करके उसके अटैक को ब्लॉक किया होता है। वो अपने हाथ को सामने करके उसकी तलवार के अटैक को अपनी बॉडी के अंदर धंसने से रोकता है। तो वो साथ ही उसे कहता है कि लड़के यहाँ पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक मूव था, जबकि हमारा जो हीरो सोसैम होता है वो सोच रहा होता है कि इस कमीने ने अपना हाथ सामने करके अब इस अटैक को ब्लॉक कर लिया, वरना मैं तो यहाँ पर इसके दिल को पियर्स करने वाला था। अगर इसका हार्ट पियर्स कर देता तो अभी तक ये मर चुका होता। लीडर उसे कहता है कि लड़के अभी तक ये खत्म नहीं हुआ और साथ ही वो अपनी तलवार को वापस खींचता है और उसकी तलवार जो होती है वापस उसकी तरफ आती है। तो साथ ही वो सोसैम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वो सोसैम को वहां पर से पीछे हटा सके। लेकिन वहां सोसैम वहीं पर से अपनी इन्वेंट्री को बुलाता है और अपनी इन्वेंट्री को बुलाने के बाद उसके अंदर उसने उसके लोगों की लाशें रखी होती है, उन सभी डेड बॉडीज को निकालकर उसके सामने फेंक देता है। क्योंकि लीडर वहां पर अपनी तलवार को विप की तरह यूज कर रहा था, उसे बार बार घुमा रहा था, लेकिन वहां पर उसकी जो अपने साथियों की डेड बॉडीज होती है उसके साथ टकराती हैं और उसकी तलवार की रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारा सोसैम वहां से निकल जाता है। तो लीडर थोड़ी देर के बाद रुकता है और देखता है कि वो कहां पर चला गया, क्योंकि वहां पर उसके अपने लोग जो है वो ग्राउंड के ऊपर मरे पड़े होते हैं। तो वो कहता है इस कमीने ने जहां पर इतने सारे मेरे लोगों की डेड बॉडीज को अपने पास कहां पर रखा हुआ था, इतनी सारी डेड बॉडीज को उसने निकाला कैसे। फिर साथ ही वो कहता है कि हाय तुम हो कहां पर, जल्दी से मेरे सामने आओ, मैं जहां पर तुम्हें खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूं। लेकिन इसी के साथ साइड के ऊपर से एक तीर बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक तो करता है और कहता है कि तुम कब तक यहाँ पर इस तरह की डर्टी ट्रिक्स को यूज करोगे। फिर साथ ही साइड के ऊपर से एक और तीर निकलता है और इस बार वो तीर उसकी गाल के ऊपर लगता है। लीडर जो होता है इस बार उस अटैक को अवॉइड नहीं कर पाता। फिर साथ ही वो कहता है कहीं ऐसा दुनिया कि मैं यहाँ पर अब शिकार बन चुका हूँ और वो एक भेड़िया की तरह मेरे पर नजर लगाकर बैठा हुआ है और वो मेरा शिकार कर रहा है। और इसी के साथ लीडर को समझ आ जाती है कि वो यहाँ पर मरने वाला है, क्योंकि हमारा सोसैम जो होता है अब यहाँ पर उसे पूरी तरह से उसने कवर कर लिया होता है और इसी के साथ बड़ी तेजी के साथ अब भागता हुआ आगे बढ़ता है। तो लीडर जो होता है उसके ऊपर सामने की तरफ अटैक करता है, लेकिन फिर से वहां पर कुछ नहीं होता, उसकी तलवार खाली वहां पर से वापस आती है। जब उसकी तलवार वहां पर से खाली वापस आती है तो लीडर अब यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इतनी देर में एक तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। तो हमारा सोसैम पीछे वाली साइड से निकलता है, अपनी तलवार को उसकी बॉडी के पार कर देता है, जिसकी वजह से लीडर जो होता है अब यहाँ पर जख्मी हो जाता है। वो कहता है कमीने कहीं के, हाय तुमने यहाँ पर मुझे मार ही डाला, फाइनली तुमने यहाँ पर ब्लैक गैंग के हर एक मेंबर को मार दिया, यानी कि मैं यहाँ पर आखिरी बचा हुआ मेंबर था और तुमने मुझे भी मार दिया। लेकिन क्या तुम्हारे पास यहाँ पर इसकी कोई वजह है हम सभी को मारने की? वहां सोसैम उसे कहता है क्या मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों को मारने के लिए वजह की जरूरत है? ये तो हमेशा से होता है, इंसान एक दूसरे को मारते आए हैं, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मार रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारे सोसैम का अगला टारगेट क्या होने वाला और कौन होने वाला है। क्योंकि इस एरिया में जितने भी यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन की गैंग्स थी उन सभी को तो उसने मार दिया, उन सभी लोगों को उसने मार दिया और अब यहाँ पर वो राइटियस लोगों को तो नहीं मारेगा क्योंकि उससे मुश्किल क्रिएट होगी।